थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हाउ टू डील योर क्लाइंट। तो क्लाइंट को डील करने के लिए एक बिल्कुल बिगनर होता है क्लाइंट जो कि आपके पास आता है, वो कहता है यार मैंने गाड़ी का टैक्स जमा करवाना है, तो मुझे जो है वो टैक्स ज़्यादा पड़ रहा है, फीस उसकी ज़्यादा पड़ रही है, आप मुझे फाइलर कर दें। या मैंने मकान खरीदना है तो उसके ऊपर मुझे जो टैक्स है वो ज़्यादा पड़ रहा है, तो मुझे फाइलर कर दें। ये आपको बोल के तो जो है वो इस तरह से वो बात करके क्लाइंट आपसे, तो आपको कहता है कि मतलब मुझे फाइलर होना है इन ग्राउंड्स पे ना। रीज़न उसकी सिर्फ यही होती है कि वो गाड़ी का टैक्स देना है, प्रॉपर्टी खरीदी है उसके लिए। तो अब आपने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि उस क्लाइंट को आपने कैसे डील करना है। तो उस क्लाइंट से आप सबसे पहले उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने आईडी कार्ड ले लेना है, उसका जो है वो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर ले लेना है। इसके अलावा आपसे ये पूछ रहा है क्योंकि जब उसका एनटीएन आप आईआरएस पे जाके एनटीएन बना रहे होते हैं तो उस टाइम आपको जो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैं ये सारी प्रोवाइड करनी होती हैं। फिर आपने ये पूछना है कि जिस घर में आप रह रहे हैं वो रेंट पे है या फिर आपका पर्सनल है, और उस घर का बाइलिंग एरिया कितना है और आपका शेयर कितने परसेंट है। वो शेयर आप कैलकुलेट करते हैं उसके बहन भाइयों के हिसाब से, और ये होगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हेडिंग थी आपके पास इनकम। तो इनकम में हमेशा जो टैक्स पीरियड है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को एंड होता है। तो आपने इस दौरान की उससे उसकी तमाम इनकम्स पूछ लेनी होती हैं। वो इनकम्स जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। अगर वो कोई प्रॉपर्टी का रेंट रिसीव कर रहा है तो वो इनकम हो जाएगी। कोई सैलरी वो ले रहा है तो वो इनकम है। इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो चीज़ें आ जाती हैं जो प्रॉपर्टी में भी नहीं शामिल, सैलरी में भी नहीं शामिल, बिजनेस में भी नहीं शामिल और गेन में भी नहीं शामिल। ये हो गई बात। अच्छा, उसके बाद जो टैक्स है वो आपने कैसे क्लाइंट का गवर्नमेंट को जमा करवाना है। अगर उसकी सैलरी 4 लाख से ज़्यादा है तब उसके ऊपर टैक्स पेएबल बनेगा। ठीक है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी की जो इनकम है यानी कि प्रॉपर्टी का जो रेंट रिसीव कर रहा है वो 1 साल का 2 लाख से ज़्यादा है तो उसने टैक्स देना है। टैक्स कितना देना है, इसी कुछ स्लैब्स हैं जो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, या फिर जो एफपीआर की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको सैलरी और बिजनेस की स्लैब्स भी मिल जाएंगी कि 2 लाख से ऊपर अमाउंट है तो उसके ऊपर कितना टैक्स होता है। और उसके बाद कैपिटल गेन जो है वो ये है कि अभी जो लास्ट रिटर्न मैंने फाइल की थी उसमें कैपिटल गेन की भी हैंडल करना उसका आपको बता दिया था कि आपने कोई पुरानी प्रॉपर्टी थी, कोई पुराना एसेट था, उसको सेल आउट किया और वहाँ से आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है तो उसको कैपिटल गेन हम कहते हैं। तो वो प्रॉफिट जो था वो आपने जब रिकॉन्सिलेशन कर रहे होते हैं, आप रिकॉन्सिलेशन के कॉलम में जाते हैं तो वहाँ पे जो कैपिटल गेन का ऑप्शन आता है उसके अंदर आपने गेन की अमाउंट डाल देनी होती है। एक ये तरीक़ाकार होता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको प्रॉपर्टी बेचे हुए 4 साल से कम अरसा हुआ है, लाइक आपने विद इन 4 ईयर्स खरीदी है प्रॉपर्टी और विद इन 4 ईयर मतलब कि 4 साल के अंदर ही उसको आप बेच रहे हैं, तो उस सूरत में आप फिर जो है वो उसको कैपिटल गेन का सेक्शन 37 का ऑप्शन ऊपर आता है, वहाँ पे आप उसको इन कर देते हैं और उसके ऊपर टैक्स भी आपको देना होता है और इसका भी एक अलग स्लैब होता है, तो वो स्लैब के मुताबिक आपका टैक्स बनता है। तो इनकम्स आपने क्लाइंट से टोटल पूछ ली। उसके बाद आपने उससे पर्सनल एक्सपेंसेस पूछ लिए कि आपके ज़ाती अखराजात कितने हैं। ठीक है, और उसमें आप जो है वो उसका पूरे साल के ही लेंगे, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक हर चीज़ हम लेके चलते हैं। यूटिलिटी बिल्स पूछ लेनी है, बच्चे की एजुकेशनल फीस पूछ लेनी है, कोई प्रॉपर्टी प्रोग्राम्स आपने अटेंड किए हैं, यानी कि तमाम एक्सपेंडिचर जो आपने पूरे साल में किए हैं वो आप क्लाइंट से पूछ लें। अगर आपको दे देता है तो वेल एंड गुड, नहीं देता तो अपने पास से डाल दें। क्लाइंट की नौयत देख लें, अगर वो आर्मी ऑफिसर है तो ऑब्वियसली उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, और अगर वो कोई बिजनेसमैन है और उसका अच्छा बिजनेस है तो भी उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। एक ऑर्डिनरी वो जो है वो कह लें कि सैलरीड पर्सन है तो उसके एक्सपेंसेस कम होंगे। तो अगर क्लाइंट नहीं देता तो अपने हिसाब से उसके एक्सपेंसेस एडजस्ट कर दें। उसके बाद एक क्लाइंट जो फर्स्ट टाइम आपसे फाइलर हो रहा है उसके आपने एसेट्स उसकी रिटर्न में एंटर करने हैं। ये एसेट्स जो हैं ये कौन कौन से हैं। जो भी उसका एसेट है, एसेट की डेफिनेशन ये है कि एनीथिंग दैट हैव अ मटेरियल वैल्यू एंड इज इन योर पोजेशन आर टू बी रिसीवेबल इन फ्यूचर। टू बी रिसीवेबल इन फ्यूचर का मतलब ये है कि कोई अगर उसके किसी ने पैसे देने हैं तो वो भी उसके एसेट है, जिनको हम डेटर्स कहते हैं। तो जिन जिन लोगों ने आपके पैसे देने होते हैं वो तब सब के सब आपके एसेट्स होते हैं। तो आपने क्लाइंट से एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, उसके बाद इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, उसके बाद उसकी कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसके बाद कोई रेजिडेंशियल लैंड है उसकी प्लॉट है वो आपने पूछना है। गाड़ियाँ कितने नाम पे हैं, मोटरसाइकिल कितने हैं, उसके अलावा ज्वेलरी कितनी है, प्रीशियस पोजेशंस कितने हैं। प्रीशियस पोजेशंस में अभी लास्ट मेरे पास एक क्लाइंट आया था, वो ही वाज अ म्यूजिशियन, तो उसने कहा मेरे पास एक प्रीशियस पोजेशन है जिसकी कीमत जो है वो 60 लाख रुपए है।
मतलब काफ़ी से प्रीशियस पोजेशंस हैं। तो वो उसने बताया कि वो उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वो 60 लाख के फिर मैंने वो प्रीशियस पोजेशंस में एंटर किए। तो प्रीशियस का मतलब होता है कीमती, पोजेशंस का मतलब होता है आपके जो कब्जे में है। तो क्लाइंट से वो तमाम चीज़ें आप पूछ लेंगे जो जो उसके कंट्रोल में एसेट्स हैं वगैरह। उसके बाद आपने उसके बैंक अकाउंट्स का पूछना है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो सब के सब आपने ले लेने हैं उससे। कोई इंश्योरेंस उसने करवाई हुई है तो इंश्योरेंस का पॉलिसी नंबर आपने पूछ लेना है। और कोई भी ऐसी चीज़ जो कीमत रखती है और उसके कब्जे में है, वो आपने फर्स्ट टाइम लाजमी लिखनी है रिटर्न में। अगर फर्स्ट टाइम आप नहीं लिखेंगे, बाद में आप लिख सकते हैं, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसको ज़रा आप टेक्निकली सोचें। एक आदमी है, उसकी 1 साल की इनकम है 6 लाख रुपए। एफबीआर को उसने बताया है कि मैंने 1 साल का 6 लाख कमाए है, और 6 लाख के ऊपर 2,500 पे टैक्स भी दे दिया है। अब उसने कहा है कि 2020 में मैंने 6 लाख कमाई है, और 2021 में जब वो आता है तो भी वो कहता है मैंने 6 लाख ही कमाई है, लेकिन 2021 में ही वो एक 15 लाख रुपए का प्लॉट ले लेता है। तो आप इसको कैसे कवर अप करेंगे? तो बड़ा मसला हो गया है। तो ये आप ऐसे कवर अप करेंगे कि इनिशियली आपने जो उसके एसेट्स रखे थे उसमें से किसी एसेट को आप डिस्पोज ऑफ कर देंगे। लाइक आपने इनिशियली बता दिया था कि उसके पास कैश इन हैंड जो है वो आपने लिख दिया एसेट्स में कि 20 लाख रुपए कैश इन हैंड है। अब इनकम तो उस आदमी की 6 लाख ही रही, लेकिन जो आपने प्लॉट खरीदा वो जो इनिशियली कैश इन हैंड लिखी हुई थी 50 लाख, उसमें से 15 लाख का प्लॉट खरीद के 35 लाख फिर भी आपने रिजर्व में उसकी कैश रहने दी। तो ये काम तभी हो सकती है जब आप इनिशियली एसेट्स ज़्यादा लिखेंगे। ठीक है, क्लाइंट के अगर कम भी हैं तो थोड़े से ज़्यादा करके आप लिख दें, क्योंकि इनिशियली एसेट्स बहुत ज़रूरी होती हैं फर्स्ट रिटर्न में। उसके बाद आपने उसके विद होल्डिंग टैक्सेस का पूछ लेना होता है। विद होल्डिंग टैक्सेस में कोई भी टैक्स उसने किसी भी फॉर्म पे दिया हो तो वो आप लिख देंगे। ठीक है, वो कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं? पीटीसीएल का बिल है, उसके ऊपर लोग टैक्स देते हैं। प्लॉट्स की इंस्टॉलमेंट दे रहे होते हैं, किसी इंस्टॉलमेंट प्लॉट लिया हुआ है उस पर टैक्स जा रहा होता है। बिजली का बिल अगर कमर्शियल मीटर है तब टैक्स होगा, अगर रेजिडेंशियल है फिर नहीं होगा। इसके अलावा अगर वो नॉन फाइलर थे तो उन्होंने बैंक में से जो 50,000 से या 50,000 से ज़्यादा अमाउंट निकलवाई थी, तब भी उनका विद होल्डिंग टैक्स कट गया था, वो आपने उनसे विद होल्डिंग टैक्सेस की इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए, सेल टैक्स की नहीं लेनी होती। ठीक है, जो भी आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ना, कोई डॉक्यूमेंट देंगे आपको तो उसमें आप स्टडी कर लें कि ये सेल टैक्स है या फिर जो है वो विद होल्डिंग टैक्स है। अगर विद होल्डिंग टैक्स है तो उसको एडजस्टमेंट में एंटर कर दें, अगर सेल टैक्स है तो उसको इग्नोर कर दें। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपने इनिशियली क्लाइंट से लेनी होती है। तो यहाँ तक तो हो गई मेरी बात फर्स्ट लेक्चर के हवाले से। अब इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझसे अभी कर लें। ख्याम भाई अनम्यूट कीजिएगा प्लीज सबको। जिसका क्वेश्चन है वो रेज हैंड करें अपना, तो मैं उसको अनम्यूट कर देता हूँ, फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी नहीं है? आप रिएक्शंस में जाके रेज हैंड कर सकते हैं, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ये रिएक्शंस में आप जाएंगे तो वहां पे जाके रेज हैंड का ऑप्शन है, वहां से जाके आप कर सकते हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है जी। ठीक है, रिजवान सर्वर का क्वेश्चन। जी सर, मेरा ये पूछना है कि भाई आपने वो बात की कि एसेट्स अचानक कोई बंदा बाइक या कार लेता है, लेकिन जब उसके कैश इन हैंड जब नॉन बिजनेस में होता है और वो सैलरी सेम ही उठा रहा होता है और अचानक ले लेता है, लेकिन किसी की पहले जो हुए हुए हैं उनमें मतलब हम कैसे शो करेंगे? एक तो पहले से हम अगर खुद पहली बार कर रहे हैं तो हम नन कैश कैश इन नॉन बिजनेस डाल सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने नहीं डाला हुआ तो फिर उसका क्या करें? उसका ये करेंगे कि आपने जो रिटर्न फाइल किया उसमें उसकी इनकम ज्यादा और एक्सपेंसेस शो करके कैश बचाएं। तो फिर जो आपने जैसे एसेट शो करवाना है वो हम अगली रिटर्न में करवाएंगे? अगली रिटर्न में करवा सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। पहली रिटर्न अगर खराब हो जाए तो पूरी जिंदगी बंदा परेशान रहता है। अच्छा, और ये सर ये बताएं कि अगर एक सैलरी पर्सन अचानक से कोई बिजनेस करता है तो उसका हम ओपनिंग स्टॉक कितना रखते हैं, ओपनिंग या स्टॉक ओपनिंग आप स्टॉक में रखेंगे। जाते नहीं है डायरेक्ट, मतलब हम उसका प्रॉफिट लिखेंगे बिजनेस का कि भाई इतना हुआ? यार वो जो उसका ओपनिंग स्टॉक है ना, वो आप शुरू में लिखते हैं 0 0 लिखते हैं। 0 0 से मुराद ये है कि जस्ट 1,000 लिखते हैं, और ऐसा शो करवा दें कि ये बिजनेस पर्सन है और ये सर्विसेज का बिजनेस कर रहा है। ठीक है, अच्छा। जब
रिपोर्ट शो कर दें। मेरी लास्ट जो वीडियो है उसमें आप देखिएगा कि डॉक्टर साहब की इनकम थी, तो डॉक्टर साहब को मैंने जो है वो जी देखिए। कंजर्वेटिव सोच में उनकी इनकम शो की है, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर एक सर्विस दे रहे हैं ना, तो इस तरीके से हम लॉयर्स जी हैं, उसमें तो आपने कंजर्वेटिव डायरेक्ट इनकम शो करवाई है, लेकिन अगर कोई ओपनिंग स्टॉक की बात आती है फिर उसमें क्या करे जब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, या ऐसी कोई चीज है जो उसका काम ही सर्विस वाला है कि उसमें। देखिए बात सुने, अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी इनकम कम है, तो उस सूरत में आप उसको ओपनिंग स्टॉक डालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एसेट्स ही नहीं है, तो ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आप कैसे डालेंगे। तो उसके लिए आप ये करें कि इनकम उसकी सर्विस से शो कर दें, और जो ओपनिंग स्टॉक है वो ना होने के बराबर डाल दें, लाइक 5,000 10,000 बस डाल दें, जितना एसेट उसके पास पड़ा हुआ है उसके मुताबिक ही आपका है, ठीक है ना। और अगर उसके पास अच्छा। एसेट्स मौजूद हैं, उसके जो पर्सनल जी जो आपने बनाई है उसकी वेल्थ स्टेटमेंट, उसके अंदर अगर कैश मौजूद है, एसेट्स जी। मौजूद है, तो उन एसेट्स की वैल्यू कम करके वो अमाउंट आप जो है वो ओपनिंग स्टॉक के कॉलम में डाल दें। ठीक है। और अगर इसी में अगर मैं कहूँ कि कैश इन हैंड नहीं था, डायरेक्ट ओपनिंग स्टॉक हो, तो फिर वो अब नॉर्मल डाल दें। हाँ, अगर कैश इन हैंड बिल्कुल भी नहीं था तो ओपनिंग स्टॉक मैंने आपको बता दिया ना होने के बराबर डालें। ना होने के बराबर सारा डाल दें। डिपेंड कर चलें। रहा होता है आपके एसेट्स के ऊपर। अगर आपके एसेट्स ज्यादा है तो आप रिटर्न अच्छे तरीके से फाइल कर जी। सकते हैं, आदमी कोई भी बिजनेस कर सकता है, ठीक है, पेपर वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। हम्म। एक्चुअली है या नहीं है, पेपर वैल्यू ज्यादा हो। अभी आपको पता है कि पिछले दिनों ना पिछले कुछ सालों पहले, 2-3 साल पहले एमएनसीटी स्कीम ओपन हुई थी, एफबीआर ने ओपन की थी। अब एमएनसीटी स्कीम में क्या होता है कि आपके पास कोई एसेट था जो आपने पहले डिक्लेयर नहीं किया था, तो अब एमएनसीटी स्कीम ओपन है, जी। आप उसको आप डिक्लेयर कर दें, ठीक है। तो लोगों ने तो वो एमएनसीटी स्कीम में मेरे क्लाइंट ने जो है वो 10 करोड़ के एसेट्स अपने शो किए। तो मैंने उससे कहा 10 करोड़ के आप जी। क्या कहते हैं आपके पास, उन्होंने कहा नहीं है मेरे पास। लेकिन क्या था कि वो हम्म। 10 करोड़ के एसेट्स रख के आगे पूरी जिंदगी फायदा लेना चाहते हैं। आगे उनकी इनकम होगी फॉर ठीक। एग्जांपल 50 लाख, वो 10 लाख इनकम शो करवाएंगे, और जो वो एसेट बना रहे हैं जी। उन्हें एमएनसीटी में जो एसेट्स अपने ऑलरेडी शो कर दिए थे उसको जीरो करते 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 फिर बनाते जाएंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि जो ऑलरेडी हम ऐसे शो करवाते हैं क्या उन पे टैक्स बनता है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, एसेट्स के ऊपर टैक्स नहीं है, नहीं, इनकम पे टैक्स है, सिर्फ इनकम पे। ओनली तो इनकम। इनकम इनकम का जो टैक्स है, अगर इंडिविजुअल बिजनेस है वो 4 लाख से ज्यादा होता है और सैलरी परसेंट 6 लाख से ज्यादा होता है, तो इसका हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? आपने सिर्फ एंटर करना है और ऊपर कैलकुलेट की ऑप्शन पे क्लिक करना है, कोई भी जी। कैलकुलेशन करना है आपने। ये शोर आ रहा है थोड़ा सा मुझे। तो वो कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन में ऑटोमेटिक दिखा देगा कितना टैक्स बनता है। ऑटोमेटिक, यार इसका सॉफ्टवेयर है ना जो ऑटोमेटिक काम करता है, टैक्स कितना बनता है वो कंप्यूटेशन में जाएंगे, वहां पे आपका आज का टैक्स चार्ज हो जाएगा। अच्छा, चलें ठीक है। थैंक यू सो मच सर। जी, एनीवन एल्स? किसी और का आई थिंक वो पूछ सकता है। जी मकबूल साहब, कोई क्वेश्चन है आपका? जी इट्स ओके जी, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा। ठीक है, और अभी मैं चलता हूँ नेक्स्ट में। जी, जी प्लीज। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ आगे नेक्स्ट पे। इसमें अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ वर्किंग के हवाले से, ठीक है। क्लाइंट की वर्किंग जो है वो आपने किस तरीके से करनी है, इसको ज़रा आप देख लें अपने पास। आप जो है ना वो एक शीट बना लें, ठीक है। उस शीट में ऑप्शन आपके पास होगा इनकम, दूसरा ऑप्शन होगा आपके पास एसेट्स, और तीसरा ऑप्शन होगा डिस्पोजल, ठीक है। पहला ऑप्शन आपने बना लिया इनकम का, दूसरा एसेट ऑप्शन जो है वो एसेट्स का, और तीसरा डिस्पोजल का, और चौथा जो आपका होगा कॉलम वो होगा विद होल्डिंग टैक्सेस का। तो डिस्पोजल का मतलब ये है कि पिछले साल जो एसेट आपने रख दिए थे वो सारे एसेट्स में आ रहे हैं, और पिछले साल को तब्दील करके इस साल को एसेट अगर रिप्लेस हो गया है, फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाइंट का एक 10 लाख रुपए का प्लॉट था, तो इस साल वो 10 लाख का प्लॉट खत्म हो गया है और उसकी जगह पे जो है वो 12 लाख रुपए का एक और प्लॉट आ गया है, तो उसको जो है वो आप डिस्पोजल में लिख देंगे। और इसी तरीके से नेक्स्ट कॉलम जो होगा आपका इनकम का होगा। इनकम में आपने उसकी सारी इनकम्स लिख देनी है, प्रॉपर्टी की कौन सी है, सैलरी की कौन सी है, कोई और अगर 2-3-4 इनकम्स हैं तो वो सब लिखते हैं। और नेक्स्ट कॉलम आ जाता है, लास्ट कॉलम आपका विद होल्डिंग टैक्सेस का। अच्छा, कुछ लोगों के नाम पे पीटीसीएल होता है, क्योंकि आजकल डीएसएल तो बहुत, डीएसएल जो ये पीटीसीएल का नेट है ये बहुत कॉमन है, तो ये सब ने ही लगाए हुए हैं ऑलमोस्ट। इसके ऊपर काफ़ी हैवी विद होल्डिंग टैक्स जाता है। और उसके बाद जो लोग मोबाइल का बैलेंस यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी विद होल्डिंग टैक्स जाता है।
आप अपने क्लाइंट से कहेंगे कि जो है वो आप जाएं और जाके पीटीसीएल से कहें कि हमें विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट दे दें, तो वो आपको उसी वक्त जारी कर देंगे। इसके अलावा उनको आप सेलुलर कंपनी में भेज सकते हैं, सेलुलर कंपनी में वो जाएं और वहाँ जाके वो बात करें कि हमें जो है वो टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए, तो वहाँ से भी उनको टैक्स सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। तो ये प्रोसीजर्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं टैक्सेस के। अच्छा, रिसेंटली ऐसा हुआ कि मेरे क्लाइंट हैं जिनको मैंने बैंक में भेजा अपनी स्टेटमेंट लेने के लिए, बैंक स्टेटमेंट, और उसके बाद जो है उनसे कहा कि आप अपने टैक्स सर्टिफिकेट्स भी ले आए। तो बैंक मैनेजर जो था वो उनका दोस्त था। तो वो बैंक मैनेजर उनसे कहता है कि आपका जो लॉयर है वो आपको भगा रहा है, तंग कर रहा है आपको, आपका कंसल्टेंट जो है, क्योंकि मेरा कंसल्टेंट तो मुझसे खाली क्लोजिंग बैलेंस पूछता है और इसके अलावा जो है वो सिर्फ और बस सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस पूछ के मेरी टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो वो क्लाइंट जो थे वो मेरे भी काफ़ी क्लोज थे, उन्होंने इस तरह किया कि मुझे कॉल की और कहा कि आप मैनेजर साहब से बात करें ना। तो मैनेजर साहब ने कुछ 10 सेकंड मुझसे बात की और 10 सेकंड बात करने के 2-3 दिन के बाद मैनेजर साहब ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड किए और कहा कि मेरी टैक्स रिटर्न भी आप ही फाइल करें। तो वो क्या था कि मैंने उनको अच्छे तरीके से गाइड कर दिया कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर आप क्लाइंट की टैक्स की जो बैंक स्टेटमेंट है वो नहीं देखेंगे, सिर्फ 30 जून का बैलेंस देखेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट की इनकम कितनी आई है। क्लाइंट ने कहा जी मेरी इनकम आई थी 10 लाख रुपए, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में आसपास लोगों ने उसको भेजे हुए हैं 50-55 लाख रुपए भेजे हुए हैं, आपने उसके कहने पे 10 लाख एंटर कर दिया। कल जब नोटिस आ गया, एफबीआर ने एक्शन ले लिया, तो वो आपको कहेगा कि आपने ठीक तरीके से नहीं देखा था। ठीक है, लोग ये बात नहीं समझते कि उन्होंने बताया ठीक तरीके से नहीं था, वो सारा कुछ लॉयर के ऊपर डालते हैं कि हमारा लॉयर ठीक नहीं था। आल दो कि लॉयर्स को कोई कुछ कह नहीं सकता, इनसे पैसे वापस भी नहीं लेता दी हुई फीस, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो कोई और क्लाइंट आपके पास नहीं लेके आएगा। ठीक है, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। बैंक स्टेटमेंट को थॉरोली रीड करें, उसके अंदर देखें कितनी इनकम आई है। क्लाइंट ने कहा है 10 लाख आई, से पूछें यार ये जो 12, 13, 14 इजाफी आए हुए हैं आपके पास, ये कौन से सोर्स के हैं। वो कहेगा यार ये भी किसी ने दिए थे, किसी के थे, ये था वो था। तो उसे कहें किसी ने जो दिए थे उसके लिए आप ये किया करें कि एक तहरीर ले लिया करें, एफिडेविट ले लिया करें, जिसमें ये बता दिया करें कि मैं आपको दे रहा हूँ और ये आप अपनी फाइल का हिस्सा बना दें एफिडेविट। उसका रिजल्ट ये निकलेगा कल जब आपका ऑडिट ओपन होगा तो एफबीआर को एफिडेविट दिखा के आप ऑडिट क्लोज कर लेंगे, मेरे पैसे नहीं थे, ये उसके पैसे थे, उसने मुझे दिए थे, किसी पर्पज़ के लिए दिए थे, किसी वजह के लिए दिए थे। तो ऐसे आप जो है वो इनकम्स को कवर अप करें। और बाकी वैसे अदरवाइज देखा जाए तो हमारे ऊपर स्टेट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो हमें सब कुछ एक्चुअल लिख के जो लोगों का टैक्स बनते हैं उनको कहना चाहिए कि आप पे करें, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी है ना, स्टेट का टैक्स है उसकी जिम्मेदारी है, तो वो हमें पूरी करनी चाहिए। तो ये चीज़ हो गई और फर्दर हम आगे देख लेते हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ जाएं, ये तो अभी होगी टैक्सेशन के हवाले से आई थिंक क्लोज हो गया सेशन हमारा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप आ जाएं, इसको देख लें ज़रा, कॉन्ट्रैक्ट जो हमने प्रिपेयर किया था। तो कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करने के पार्टनरशिप डीड जो होती है उसमें जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके मुताबिक टोटल 14 पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने नज़र में रखना होता है। इन पॉइंट्स को मद्देनजर रख के आपको कोई भी टैक्स रिटर्न वो अपना कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना होता है। तो ये 14 पॉइंट्स में आप बताएंगे पहले प्रोजेक्ट कौन सा है, फिर प्रोजेक्ट का कैपिटल कितना है, फिर उसके अलावा इसके ऑफिस कहाँ कहाँ पे हैं। उसके बाद जो भी पार्टनर्स हैं वो इंटरेस्ट या सैलरी ले रहे हैं या नहीं। इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जो उन्हें इन्वेस्टमेंट की है उसके अगेंस्ट कोई रिमॉनरेशन ले रहे हैं या वो सिर्फ सैलरी पे चलेंगे। इसके अलावा आपने न्यू पार्टनर कैसे एडमिट करना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो क्या होगी। इसके अलावा टैक्स का क्या मेथड होगा, कौन टैक्सेशन पे करेगा, कंसल्टेंट हायर करेंगे वगैरह वगैरह। उसके बाद जो जो पार्टनर्स हैं उनके टर्म्स या असाइनमेंट्स क्या है, पार्टनरशिप डिसोल्यूट कैसे होगी। उसके अलावा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के हवाले से आप पॉइंट करते हैं किसी भी पार्टनर को अलाउ नहीं होगा कि वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आगे पीछे शेयर करे। इसके अलावा जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो या रिटायरमेंट हो जाती है, फिर नया पार्टनर कैसे आएगा। इसी के बीच में ये भी लिखा हुआ होता है कि एडिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कोई नया पार्टनर आप ऐड कर सकते हैं या नहीं। फिर आर्बिट्रेशन का पॉइंट आ जाता है, पार्टनर में झगड़ा हो जाए तो आर्बिट्रेशन कैसे होगी। फिर फोर्स मेजोरे का फैक्टर आ जाता है कि जो है वो एक्ट ऑफ गार्ड हो जाए, जला सैलाब कोई इस किस्म की चीज़, तो उसको हमने कैसे टैकल करना है। और उसके बाद एप्लीकेबल लॉ आ जाता है, तो एप्लीकेबल लॉ जो है वो पाकिस्तान का पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। ये पार्टनरशिप की डीड प्रिपेयर करके फॉर्म 1 आपने तैयार करना होता है, उसको फिलअप करना होता है। और फॉर्म 1 डीड, इसके अलावा तमाम पार्टनर और विटनेसेस के आईडी कार्ड, ये चीज़ें लेके, और बिजली का बिल, शॉप का ऑफिस है शॉप है जो भी है उसका बिजली का बिल, ये सब लेके आपने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाना होता है। उसको आप देते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो है वो ये सारे डॉक्यूमेंट की फाइल अपने पास रख के 1 हफ्ते बाद आपको पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट के बीच में बैठता है, तहसील में नहीं होता। तहसील में नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, जिस तरह रावलपिंडी की तहसील है गुजर खान, तो गुजर खान में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म नहीं बैठता, बल्कि रावलपिंडी में का फर्म जो है वो
वो राउटर इंडिविजुअल तो खैर इस्लामाबाद में बैठते हैं, आई8 में बैठते हैं, पिंडी के पास ही है। तो इस तरीके से आपने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ये पूछना होता है कि स्टार फर्म बैठता किधर है, उसका ऑफिस किधर है। तो उसके ऑफिस में जाके ये फाइल आप सबमिट करवाती हैं। 1 हफ्ते बाद आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट जारी होता है। फिर आपने इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड, बिजली का बिल और पार्टनर्स के आईडी कार्ड, ये लेके आपने एफबीआर के ऑफिस जाना होता है। किसी भी एक पार्टनर को भेज दें या ऑथराइजेशन लेटर लेके खुद चले जाएं, एफबीआर के ऑफिस चले जाएं। वहाँ जाके उनको बताएं कि यार इस तरीके से ये मामला है, हम लोगों ने जो है वो इस फर्म का एनटीएन बनाना है। तो वो आपसे ये डॉक्यूमेंट ईमेल करने के लिए कहेंगे एफबीआर वाले। एफबीआर में एक आदमी बैठता है जिसको एलआरओ कहते हैं, लोकल रीजनल ऑफिसर। ठीक है, तो लोकल रीजनल ऑफिसर के पास आप जाते हैं और उसके पास जाके आप जो है वो उसको ये डॉक्यूमेंट्स देते हैं। वो सारे उसी वक्त प्रोसीड करके तो आपको एनटीएन जारी कर देते हैं। फिर आपने एक पार्टनर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्म रजिस्टर किया, उसमें 3 पार्टनर्स हैं, तो फिर आपने टैक्स रिटर्न जो है वो तीनों पार्टनर्स की पर्सनल भी जमा करवानी है और एओपी की भी जमा करवानी है। और फिर आपने टैक्स रिटर्न जमा करवाते हुए ये ख्याल करना है कि जो एनटीएन या पार्टनरशिप बिजनेस है, अगर उसका जो प्रॉफिट है वो फॉर एग्जांपल साल का प्रॉफिट हुआ है 5 लाख रुपीस, तो 5 लाख जो होगा वो 50,000 आपने रिजर्व रख दिया और 1.5 लाख तीनों पार्टनर्स को जो है वो प्रॉफिट आया साल का। तो वो प्रॉफिट जो है वो बिजनेस के अकाउंट से उनके पर्सनल अकाउंट में शिफ्ट हो। प्रॉफिट जो लेते हैं वो कोशिश करें कि कैश विड्रॉ ना करें, बिजनेस अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में शिफ्ट करें और उनकी रिटर्न में शो करवाएं। रिटर्न में जब आप जाएंगे तो आपको एक क्लियरली ऑप्शन नजर आएगा कि शेयर फ्रॉम एओपी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में है ये। तो शेयर फ्रॉम एओपी में इस तरीके से पार्टनर्स का जो भी शेयर है वो आप शो करवा देंगे। ठीक है, तो ये एक पार्टनरशिप बिजनेस जो है इसको रन करने का ये मेथड है और ये एप्लीकेबल पॉइंट्स हैं जिनका आपने इसमें जो आपने जहन में रखने होते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस की रजिस्ट्रेशन और इसकी जो है वो इसका एनटीएन फाइलिंग और इसकी रिटर्न फाइलिंग, इन हवाले से कोई भी क्वेश्चन है अभी आपका तो पूछ लें। ये मुझे किसी ने मैसेज किया है कि डू शेयर ए पार्टनरशिप डीड इन सॉफ्ट फॉर्म। तो डियर, ये जो मैंने वीडियो अपलोड की है ना, पार्टनरशिप डीड के रजिस्ट्रेशन का जो मेथड है उसकी वीडियो जो है, उसमें आप जाएंगे और उसके डिस्क्रिप्शन में नीचे देखें, मैंने पूरी पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट जो था वो कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, और इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा ग्रुप, हर चीज़ अवेलेबल है। आपको कोई भी इशू होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती कि कैसे करना है क्या है, तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल गाइड यू। इस डीड की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, इसके एनटीएन के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, हैंड रेस करें, फिर ये ख्याम साहब आपको अनम्यूट कर देंगे। भैया ਉਹਦੇ ਨਿਊ ਅਲਾਈਨ ਸਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪ 10 ਵਾਲੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਪਈ। आई थिंक नो क्वेश्चन। अच्छा, ये हो गया हमारा लेक्चर नंबर 2। अच्छा, अभी ये इसके बाद क्वेश्चन है उमर भाई, चैट में क्वेश्चन है, व्हाट इज एनटीएन स्टैंड फॉर, व्हाई इज इट नेसेसरी? ये आयशा नदीम ने पूछा है। तो इस आयशा नदीम स्टैंड्स फॉर नेशनल टैक्स नंबर। तो नेशनल टैक्स नंबर के हवाले से जो कानून ये कहता है, कानून की पहले बात देख लें। कानून आपको ये कहता है कि हर वो आदमी जो 90 दिन से पाकिस्तान में रह रहे या उसके पास पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर है या उसके पास पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी है या पाकिस्तान में उसकी कोई भी इनकम है, पाकिस्तान से वो कोई भी इनकम ले रहे हैं, तो उसके ऊपर अपना एनटीएन बनाना और अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवाना कंपलसरी है। अब एनटीएन कैसे बनता है ये मेरे लेक्चर नंबर 1 में आप देख लीजिएगा। मैंने अभी, आप मेरा ख्याल लेट आई हैं, इससे पहले गाइड कर दिया है कि आपके पास क्लाइंट आता है तो उससे आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। तो ये मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैंने अपलोड की है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा कौन कौन सी मालूमात आपने क्लाइंट से इकट्ठी करनी है। और लेक्चर नंबर 2 में मैंने ये गाइड किया है कि वो उन मालूमात की रोशनी में आपने उसका एनटीएन कैसे क्रिएट करना होता है। आल दो कि हम सब का जो शनाख्ती कार्ड नंबर है अब वही हमारा एनटीएन है, लेकिन जब तक उस एनटीएन की फाइलिंग नहीं होगी, यानी कि एफबीआर की वेबसाइट पे आयरिस में जाके उस एनटीएन को आप रजिस्टर नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपका जो सीएनआईसी है वो एनटीएन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जिस आदमी ने एक बार उसको कन्वर्ट कर लिया वो हर साल अपनी टैक्स की रिटर्न जमा करवाएगा। और टैक्स रिटर्न जमा करवाने का, टैक्स रिटर्न किसको कहते हैं ये लफ्ज़ भी ज़रा
देख लें, ठीक है। टैक्स रिटर्न का मतलब ये है कि एक ऐसा आदमी जो टैक्स रिटर्न बेसिकली क्या चीज़ है, रिटर्न का मतलब ये है कि हाउ मच इनकम यू अर्न, हाउ मच एसेट्स यू हैव एंड हाउ मच एक्सपेंसेस यू डिड, ठीक है। इस चीज़ को हम रिटर्न कहते हैं। इस सारी चीज़ों का सम जो है आपकी जो इनकम है, आपके जो एसेट्स हैं और आपकी जो आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं यकम जुलाई से लेके 30 जून तक के पीरियड के दरमियान। यकम जुलाई पे आपका जो टैक्स ईयर है वो स्टार्ट होता है और 30 जून को एंड होता है। इस एरिया के दरमियान जितने भी आपके अखराजात थे, जो भी आपकी आमदनी थी, जो भी आपके जो है वो अससाजात थे, इन सारों की डिटेल जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न कहलाती है, ठीक है। और इनकम टैक्स रिटर्न किसको फाइल करनी होती है वो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि कानून ये कहता है, कानून ये कहता है। लेकिन अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात पे आ जाएं तो इम्प्लीमेंटेशन में उन लोगों की पकड़ होती है जो बैंक का चैनल यूज़ कर रहे होते हैं, बैंक से ट्रांजेक्शन्स किए जा रहे हैं, पैसे डलवा रहे हैं, पैसे निकलवा रहे हैं, या उनका बिजनेस है और कैश में डील करते हैं, बड़ा सा बिजनेस है, मशहूर बिजनेस है, या फिर किसी भी वजह से वो एफबीआर की नज़र में आ गए हैं, ठीक है। अभी ये आपको पता होगा कि वो जो है वो जब इमरान खान का के जलसे वगैरह स्टार्ट हुआ था नया नया, तो इसमें वो एक होता था डीजे बट, ठीक है। तो डीजे बट ने मीडिया पे आके एक स्टेटमेंट जारी की थी कि जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन लोगों ने मेरे पता नहीं कितने करोड़ पे देने हैं, तो वो ये नहीं दे रहे, ये इस वजह से देने हैं कि मैं इनके जलसों में जो है वो अपना परफॉर्म करता रहूँ, बजी से जब जाता रहूँ, जो भी था। तो वो तो बेचारा क्या है कि फ्री हो गया, लेकिन जैसे ही फ्री हुआ तो फौरन उसके पीछे एफबीआर पड़ गया। वो तो इतने करोड़ अर्न करता है तो फाइलर क्यों नहीं है? फिर उसको बहुत बड़ा जुर्माना किया गया, और एक तो उसको जो है वो पीटीआई ने भी उसके पैसे वापस नहीं किए, उल्टा एफबीआर ने भी उससे पैसे लिए। तो जो बंदा एफबीआर की नज़र में आ जाता है, एफबीआर उसको पकड़ता है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल करे। अब थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम इस बात पे ले लेते हैं कि जो आपकी रिजवान सर्वर का क्वेश्चन है, इनको जरा अनम्यूट करें ख्याम भाई। ख्याम साहब। जी रिजवान, आप खुद अनम्यूट करेंगे। हाँ। जी सर, मेरा पूछना ये था कि फर्स्ट तो वो कि अगर एक बंदा कहता है कि भाई मैंने पूरे साल कमाया ही कुछ नहीं, और उसकी रिटर्न हम अगर जीरो की करते हैं तो वो डायरेक्ट जीरो ही करेंगे। जी बिल्कुल, उसकी रिटर्न पर बिल्कुल नल जमा करवाएंगे, ठीक है। बिल्कुल, कोशिश कीजिए कि मतलब नल नो। रिटर्न में जमा करवाएं। जी। मतलब जो ऑन ग्राउंड्स बात है वो तो यही है कि आप जो है उसकी नल रिटर्न जमा करवाएंगे, 0 0 लिख देंगे। अब वैसे भी है, अगर ये बात क्लाइंट करता है तो वैसे तो ये है तो एक किस्म की इम्पॉसिबल सी बात, जाहिर सी बात है, पूरा साल गुजरेगा, कुछ ना कुछ खाया पिया या कमाया तो होगा, तो हमें भी मतलब हम क्या वो कौन सी मतलब है कि इतनी एवरेज में हम जो है ना उसकी रिटर्न फाइल करें, बिल्कुल जीरो ना करें। तो ऐसे भी सुना है कि भाई वो भी शक में चला जाता है, फिर एफबीआई की नजर में आ जाता है कि अचानक बंदा हाँ, से। अगर कोई बंदा बिल्कुल 0 0 कोई चीज लिख देता है तो एफबीआर कहता है यार कॉमन सेंस की बात है ये, मतलब कि इस बंदे का जिंदगी में कोई एक्सपेंस नहीं है, ये ट्रेवल नहीं जी करता, ये खाना नहीं खाता, कोई ऐसा नहीं, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जी ऐसा जो आदमी होता है उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है कि आप जब जाएंगे क्राइम फीचर में और जी यानी कि आप रिकॉन्सिलेशन में जाएं, तो वहाँ पे आप देखें कि इनकम फ्रॉम फैमिली स्ट्रीम वाली होती है, यानी कि फैमिली जी मेंबर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आमतौर पे हम जब जी जी। टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हम मैं हम्म बेसिकली ये करता होता हूँ कि अनम्यूट कर दें आप, म्यूट कर दें आप हम्म इसको, शोर आ रहा है आपकी तरफ से। हाँ, मैं जो आमतौर पे इसकी रिटर्न फाइल करता हूँ ना, एक ऐसी आदमी की जिससे कोई इनकम नहीं होती, उसकी मैं ऐसे रिटर्न फाइल हम्म करता हूँ कि मैं जो है वो उसके ऑप्शन में जाता हूँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। रिजवान आप म्यूट कर दें अपने इसको प्लीज, माइक को म्यूट कर देना, फिर मैं बोलता हूँ आगे। हाँ, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मैं जाता होता हूँ और वहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, इतनी उसकी इनकम मेंशन करके, और इसके राउंड अबाउट एक्सपेंसेस मेंशन कर देता हूँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वो कल कभी अगर हमें नोटिस आ जाता है एफबीआर की तरफ से कि ये आप शो करवाएं, एक अच्छा बात याद रखें कि एफबीआर बड़े मगरमच्छों को पकड़ लेता है, छोटे छोटे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पर उनको नहीं पकड़ता। इनको वो उस सूरत में पकड़ता है कि उन्हें अपनी टैक्स रिटर्न में तो 1 लाख शो करवाया हुआ हो, लेकिन एकदम से वो बैंक से जो है वो ट्रांजेक्शन कर लें 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए की, एकदम अमाउंट उनकी आ जाए या अमाउंट निकल जाए, तो उस सूरत में एफबीआर नोटिस भेजता है और उनका अकाउंट मुंजमद करने का कहता है। तो मैं जो ये तरीकेकार करता हूँ कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उनका 1 लाख, 1.5 लाख रुपए मेंशन कर देता हूँ, और एक्सपेंसेस में जाके उनके 50, 60, 70 हज़ार मेंशन करके बाकी के जो पैसे बच जाते हैं वो उनके कैश इन हैंड शो करके
ऐसे उनकी अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट जीरो करके उनकी टैक्स रिटर्न सबमिट कर देता हूँ। आप सही कह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो आके पहली बात ये करते हैं कि हमने तो कुछ कमाया ही नहीं है, हमारे पास तो कोई आमदनी नहीं थी, हमारे पास तो कोई इनकम ही नहीं थी, ये था वो था। तो उनसे कहें यार कपड़े तो पहनते हो, खाना तो खाते हो, कुछ ना कुछ तो तुम्हारा है ही ना, तुम्हारी जाती नीति कोई सपोर्ट करता होगा। तो मैं ये नहीं कह रही कि तुमने टैक्स देना है, लेकिन हमें सब कुछ एक्चुअल बताओ। ठीक है, वैसे भी जो हमारे पास दूसरे केसेस आते हैं सिविल या क्रिमिनल के, तो उसमें क्लाइंट हमसे कुछ पता नहीं है, अगर उसने छुरी मारी भी है तो हमें बता देता है कि मैंने मारी थी छुरी, और ये भी बता देता है कि छुरी मेरे पास है या नहीं है। तो इस तरीके से जो कारपोरेट प्रैक्टिस है, इसमें भी जो सेंसिबल क्लाइंट है वो कभी आपसे कोई इन्फॉर्मेशन छुपाएगा नहीं। ठीक है, लेकिन आप उसको खुद ज़रा हैंडल कर लेंगे टेक्निकली, ठीक है, तरीके से आप हैंडल कर लेंगे। अगर आप उसके साथ कुछ वाकई उसकी इनकम कम है तो आप उसको टैक्स मत बनाएं, और अगर वो इनकम ले रहा है तो कोशिश ये करें कि एफबीआर की जब आप रिटर्न फाइल करें तो एफबीआर को कुछ ना कुछ लाजमी दें। ठीक है, कौम ही ऐसा है ना, टैक्स कौम इस पे ही चलती है, टैक्स पे चलती है। तो एक आदमी अगर साल का 5 लाख 6 लाख 7 लाख कमा रहा है तो उसको 1 या 2 हज़ार रुपये टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो या तो आप उसका टैक्स वो पीटीसीएल और टेलीफोन का और मोबाइल का निकालें और उसको एडजस्ट करें, या फिर उसको चलान बना के दें कि यार ये 1000 रुपये आप एफबीआर के खाते में, 1200 रुपये 1300 रुपये 700 800 रुपये आप निकाल दें, बेशक इतना बना दें कि आप एफबीआर के टर्म्स में जमा करवाएं, और ये आपका बनता है टैक्स। उसके बाद उसकी रिटर्न फाइल करें। ये रिजवान नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। खुद को जी सर, अनम्यूट कर लें अच्छा। आप। जी जी। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये था कि कभी कभी पता नहीं चलता कि टैक्स रिटर्न की जो है वो डेट कौन सी है लास्ट, क्योंकि हम कभी कभी तो बात तो हम जुलाई से जून से जुलाई वाले महीने में जो है हम रिटर्न तैयार कर लेते हैं, लेकिन कोई क्लाइंट्स काफी लेट आते हैं, अक्टूबर हो गया, सितंबर हो गया, मतलब लेट तो हो जाता है, तो उसका रिटर्न क्या हो तो कभी कभी नहीं होता, दोबारा भी डेट हाँ वो देते हैं ऐसे फिर होता पता है। चलता है, लेकिन तो क्या इनकी वेबसाइट पे कहीं चल रही होती है कि भाई ये डेट है क्या मैं है? आपको बताता हूँ इसका, मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये है कि आप अगर इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एस आर ओज का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, एस आर ओ का एक ऑप्शन नजर आएगा आपको। आपने टाइम टू टाइम उन एस आर ओज को पढ़ते रहना है। जिस तरह आपके लिए पीएलडीज होती है ना, जो मस्ट होती हैं कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में, क्रिमिनल प्रैक्टिस में, आपने पीएलडी पढ़नी है, एसएमआर पढ़नी है, इसके अलावा जितनी भी आपकी जजमेंट्स हैं इनकी बुक्स पढ़नी है, आप लैब में बैठ के जजमेंट्स निकाल के तैयारी करके तो जो है वो कोर्ट में पेश होती हैं, उनको जजमेंट्स देती हैं अपने केस डिसाइड करवाने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक तो एस आर ओज रेगुलर पढ़ने होते हैं, और सेकेंडली अगर आप कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में आ रहे हैं तो आप पीटीसीएल रिसाला लगवा लें। ठीक है, उस पीटीसीएल के बीच में जो डिसाइड किए हैं ना केसेस इन्होंने, उसकी जजमेंट्स होती हैं। केसेस के हवाले से क्या होता है लिटिगेशन, ये भी मैं पे गाइड करता हूँ कि एफबीआर की लिटिगेशन कैसे होती है। इससे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका मैं रिप्लाई कर लूँ। एक तो आपने ऐसा रोज को पढ़ना होता है, और दूसरी बात अपने जहन में रख लें हमेशा कि टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई को और एंड होता है 30 जून को। टैक्स रिटर्न फाइल करने का हर साल पीरियड होता था सितंबर से लेके अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर 2 महीने बस, इन 2 महीनों में लोगों की टैक्स रिटर्न फाइल होती है। लेकिन इस बार एफबीआर ने यह किया है कि यकम जो है वो अगस्त से टैक्स रिटर्न को ओपन कर दिया था। ठीक है, 1 अगस्त से लेके तो उन्होंने कहा है कि हम 30 सितंबर को एंड करेंगे, और उसके बाद एक्सटेंड नहीं करेंगे डेट। तो जब डेट एक्सटेंड ना हो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि आपने अगर रिटर्न फाइल भी कर ली तो आपको जुर्माने का नोटिस आ सकता है। वो जुर्माना जो है वो इंडिविजुअल के लिए तकरीबन 10,000 रुपये है लेट रिटर्न फाइल करने का, ये आपको नोटिस आ सकता है। और अगर नोटिस नहीं भी आता और आ भी जाता है तो नोटिस को आप माफ़ करवा लेते हैं, फाइन को माफ़ करवा लेते हैं अगर आपके क्लाइंट की इनकम ज़्यादा नहीं थी तो। ठीक है, अगर आपका क्लाइंट जो है सैलरीड पर्सन था, कोई वजूहत थी, कंडोनेशन आप डिले दे के आप फाइन को माफ़ करवा सकते हैं। और उसके बाद जो आपने अगर लेट रिटर्न फाइल की है तो फिर ऐसा होगा कि आप फाइलर नहीं रहेंगे। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है ना, फाइलर की लिस्ट, उससे आपका नाम कट जाएगा। फिर आप 1,000 रुपये का चलान जमा करवाएंगे जिसको हम कहते हैं एटीएल सरचार्ज। ठीक है, यानी कि लेट आपने टैक्स रिटर्न फाइल किया तो उसके लिए आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का सरचार्ज 1,000 रुपये जमा करवा के एफपीआर के अकाउंट में, तो फिर आप एक हफ्ते मतलब उसी टाइम फाइलर हो जाएंगे, लेकिन बैंक को जो है वो 1 हफ्ता 10 दिन में पता चलेगा कि आप फाइलर हो गए हैं। तो ये अब ऐसा होता है कि जब आपने सितंबर के महीने में रिटर्न फाइल की तो हर साल 1 मार्च को एफबीआर जो है वो अपनी लिस्टें अपलोड करता है। ठीक है, तो लिस्टें उमर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपना माइक चेक कर लें उमर। ओके। अच्छा, अभी मैं ये बता रहा था कि जो इसके सीधा सीधा बेनिफिट्स हैं उसमें क्या चीज़ आ जाती है कि जो फाइलर आदमी है
वो जब गाड़ी का टैक्स पे करता है तो आम आदमी अगर 1500 टैक्स देता है तो नॉन फाइलर जो है वो 2500 देता ठीक है। है, और का क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज करे, चैट में भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं चैट में लिख दें, वहां से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, तो आई वाज सेइंग कि जो फाइलर है वो इस तरह के तमाम बेनिफिट्स जो है वो एंजॉय कर सकेगा। सर्वर पूछ लें। यस आस्क प्लीज। आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। हेलो हेलो। जी जी बोले। हाँ सर, मैं ये पूछना था कि आपने वो बात की कि एटीएल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम लाने के लिए एटीएल का सरचार्ज 1000 रुपये पेनल्टी लगती है। तो मैंने ये पूछना था कि अगर कोई बंदा फ्रेश आ रहा है तो उसका भी तो हम यही सेम एटीएल वाला सरचार्ज बनाते हैं 1000 रुपये। बोला क्या मुस्लिमस बनता है या एटीएल वाला ही बनता है? नहीं, एटीएल का ही बनता है, लेकिन फ्रेश का आप क्यों बनाते हैं? फ्रेश की फर्स्ट रिटर्न फाइल करें, उसको कहें कि यार मार्च तक वेट करो, मार्च के महीने में आप फाइलर होगे। अगर उसको बहुत जल्दी है, अच्छा उसको बेनिफिट लेना चाहता है, तो फिर आप ये करेंगे कि आप जी। उसकी पिछले साल की रिटर्न भी फाइल करेंगे। जिस तरह आज का 2000 पीरियड मतलब कौन सा अभी चल रहा है? अभी 21 चल रहा है तो हम 2021 चल भी रहा 2007 2020 की रिटर्न फाइल कर देंगे ऐसे। है जी, 2020 की फाइल करेंगे रिटर्न। और जो एटीएल सरचार्ज है वो भी है 2020 के ईयर का बनाएंगे। 2021 के अच्छा ईयर का नहीं ठीक बना है। सकते, 2021 का ऑप्शन ही नहीं आता। अगर आप अगर कहेंगे अगर कि मा, एटीएल सरचार्ज 21 का, तो वो कहेगा कि नॉट अलाउड। ठीक है, एटीएल ठीक है। सरचार्ज अभी सिर्फ 20 का चल रहा है। क्योंकि देखें ना, अगर अभी जो मार्च 2021 की डेट है ना, तो जी रिटर्न जी लेट तो उनकी हुई है कि जो 2020 में फाइल करे थे। जिन 2020 में नहीं फाइल की उनकी अभी लेट रिटर्न है। 2021 वालों का तो टाइम चल रहा है, उनकी तो टाइमली रिटर्न फाइल हो रही है। ठीक है। तो अगर 2021 वाला आता है तो मस्ट ये है कि मार्च का महीना होना चाहिए, तब जाके हमें पेनल्टी नहीं लगेगी ऐसे। नहीं, 2021 की रिटर्न आप फाइल करेंगे खामोशी के साथ, और ठीक है। क्लाइंट को कहेंगे कि मार्च तक वेट करें। अप्रैल में आप जो अच्छा। होंगे फाइलर हो जाएंगे। तो अप्रैल में जब हम्म। आप उसका एटीएल स्टेटस चेक करेंगे, वो ऑनलाइन जी स्टेटस कैसे चेक करते हैं ये भी मैंने वीडियो में बताया था आपको। तो वो ठीक जाके है। आप ऑनलाइन उसका स्टेटस चेक करेंगे तो फाइलर होगा। ठीक। अच्छा सर, और वो जो एओपी वाले हैं बिजनेस बिजनेस जिसमें दो पार्टनरशिप बनते हैं आपने बात की, जी तो जी। उनका दोनों का दो पार्टनरशिप बंदे आते हैं, उन दोनों का अलग अलग एनटीएन बनेगा और फिर जाकर जब उनकी रिटर्न फाइल करेंगे तो वो 50% पे उनकी करेंगे। देखिए, मैं इसका आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि जब आप एओपी का एनटीएन बनाने के लिए जाएंगे ना, तो बंदे अगर जी नॉन फाइलर है तो उनका एनटीएन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, आपको ठीक एनटीएन है। बनाने के प्रोसेस से गुजरना ही नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्योंकि एओपी का एनटीएन बनाने जब जाएंगे, तो अगर पर्सनल इनका एनटीएन नहीं है तो एओपी का एनटीएन बन ही नहीं सकता। ठीक है, अदरवाइज तो ये है कि जो हाँ तरीकेकार है वो तो ये है ना कि बिजनेस पर्सन जो होता है वो मतलब जो भी बिजनेस कर रहा है उसको फाइलर होना जरूरी है। पहले वो फाइलर होगा फिर जी बिजनेस करेगा। तो आल दो कि आपके क्लाइंट्स ने अगर अपना एनटीएन नहीं बनाया, तो जब आप उसकी एओपी का एनटीएन बनाने गए हैं तो एफबीआर खुद एनटीएन बना देगा। और बनाने के बाद फिर ये होगा कि जब भी सितंबर आएगा तो उन दो लोगों की 3 रिटर्नें फाइल होंगी। एक रिटर्न उन दोनों की ठीक है। पर्सनल होगी, एक एक, और एक होगी एओपी की रिटर्न। हम्म एओपी की रिटर्न कैसे फाइल करते हैं ये मैं आगे हम्म। एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि एओपी का एनटीएन क्या होता है, ठीक कैसे है। कहाँ से आता है, उसका लॉगिन कहाँ से मिलता है, और उसके बाद रिटर्न कैसे फाइल होती ठीक है, है। वो और मैं सर आगे एओपी वीडियो में दूंगा। सर अपनी वीडियो में ये भी थोड़ा मतलब सरसरी सा बता देना कि एओपी जब ऑप्शन पे आता है तो उसमें फिलअप कैसे करेंगे, उसका भी थोड़ा वीडियो में स्टार्टिंग में डाल देना हाँ, वो ताकि मैं हिंट उसमें मिल बता जाए। दूंगा ना कैसे फाइल करते हैं। ठीक पूरा है। प्रोसीजर सिखा थैंक यू। दूंगा कि रिटर्न एओपी की कैसे फाइल होती है। थैंक थैंक यू सर। अच्छा, अभी हम इनके जुडिशियल स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसका टैक्स आपने उसकी रिटर्न फाइल की और उसका टैक्स आपने बनाया है 55,000 पे, बिजनेस पर्सन था वो। उसने 55,000 पे एफबीआर को जमा करवा दिया है। अब जब साल बीच में आया है तो उसको एक नोटिस आ गया है। ठीक है, अच्छा याद रखें कि आपको 114(4) का नोटिस आता होता है, 114(2), 114(4) समथिंग का ना, कि आप पुरानी रिटर्न फाइल करें। तो वो नोटिस जो होता है वो सिस्टम जनरेटेड होता है। जब तक उसके हवाले से एक और नोटिस दोबारा ना आ जाए कंप्लाइंस का, वो उसमें ये कहे कि आपको पहले हमने एक नोटिस भेजा था कि हम रिटर्न फाइल किए लेकिन आपने अभी तक नहीं की, तो इस नोटिस के मुताबिक आपको चाहिए कि हम रिटर्न फाइल करें। तो उस सूरत में आप वो उस नोटिस को बॉदर करते हैं, अदरवाइज जो है उसको आप इग्नोर कर देते हैं, वो आपके काम का नहीं होता। लेकिन अगर आपको अंडर सेक्शन 176 नोटिस आ गया तो समझें बहुत रोल है। ठीक है,
हमारे उस्ताद कहते होते थे कि जिसको 176 का नोटिस आ जाए ना, वो ऊंट की दुम के साथ बांधा जाता है। ठीक है, एफबीआर उसको नहीं छोड़ता, यानी कि उसको घुमाता है ऐसे ही। तो अब ये है कि जब आपके पास 176 का नोटिस आ गया 176 का, तो उसमें एफबीआर कह रहा है कि अपना बुक ऑफ अकाउंट लेके मेरे पास आ जाओ। एफबीआर ये कहता है कि आपने जो टैक्स दिया है 55,000 या 60,000, मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ, आपने सही नहीं दिया, कम दिया है। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन वो कंसल्टेंट हैं सिर्फ, उन्होंने एसीसीए किया हुआ है या फिर वो उन्हें बीकॉम एमकॉम किया हुआ है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनके अंदर थोड़ी सी दिलेरी नहीं होती, वो डरपोक होते हैं, नोटिस दे के परेशान हो जाते हैं, उनकी हालत बुरी हो जाती है। लेकिन हम लॉयर्स जब इस प्रैक्टिस में आते हैं तो हम बड़े दबंग और बड़े दिलेर होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ऐसी की तैसी है सबकी, भेजो तो सही नोटिस बताते हैं तुम्हें हम। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे डबल बेनिफिट्स होते हैं। एक तो ये होता है कि हमें फीस एक्स्ट्रा मिलनी होती है नोटिस का कंप्लायंस देने की और रिप्लाई करने की। और दूसरा बेनिफिट हमारा ये होता है कि हम वैसे ही कोर्ट बर्ड्स होते हैं, अदालतों के शौकीन होते हैं, तो फिर हमें अदालतों में जाने का मौका मिलता है। अब आ जाएं इसकी हायरार्की और फॉरम के ऊपर। इतना तो आपको पता ही होगा कि जितने भी हमारे जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सारों के अंदर जो है वो एफबीआर का ऑफिस है। अब एफबीआर के ऑफिस के अंदर ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी टैक्स बार एसोसिएशन बनी हुई होती है। जो एफबीआर का ऑफिस है ना, लोकल रीजनल ऑफिस है जहाँ पे एफबीआर के सारे लोग बैठते हैं, उसके ऊपर टॉप फ्लोर पे एक टैक्स बार एसोसिएशन होती है। तो अगर कॉर्पोरेट प्रैक्टिस करने जा रही है तो टैक्स बार एसोसिएशन की मेंबरशिप भी ले लें। ठीक है, ये पंजाब के अंदर महिला 2,000 रुपये की मिलती है। जिस तरह आप पंजाब बार की लेते हैं या आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस बार की लेते हैं, तो एफबीआर की भी ले लें। तो उसके लिए आपने पंजाब बार का खाली उनको लाइसेंस देना होगा, वो आपको मेंबरशिप दे देंगे। वहाँ पे जो रेगुलर टैक्सेशन से मुंसलिक लोग हैं वो आते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, गपशप होती है। तो इसी तरीके से आप सीखते हैं। कॉर्पोरेट लोगों के बीच में जो आप बैठते हैं तो वो होते भी अच्छे बिजनेसमैन हैं, वेल सोफिस्टिकेटेड लॉयर्स होते हैं, हमारे लोकल लॉयर्स की तरह नहीं होते। तो वो ज़रा अच्छे वेल सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं जो प्रैक्टिस कॉर्पोरेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उनमें बैठा करें, उनसे गपशप किया करें। तो अब टैक्स बार एसोसिएशन के साथ जो आपको नोटिस भेजने वाला होता है वो कौन होता है? सबसे पहला फॉरम होता है आपका कमिश्नर, जिसको हम कहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, तो असिस्टेंट तो नहीं है, डिप्टी कमिश्नर कह लें। डिप्टी कमिश्नर आपको जो है वो नोटिस भेजता है। ये कमिश्नर भी 5-6 तरह के होते हैं, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है, कमिश्नर अपील्स है, वगैरह वगैरह। तो कमिश्नर ने आपको नोटिस भेजा, उसने कहा यार तुमने जो 55,000 टैक्स जमा करवाया था मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ, तुम्हारा इतना टैक्स नहीं बनता, तुम्हारा ज़्यादा बनता है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि आप फौरी तौर पे जो है वो कहेंगे कि हमारा इतना ही बनता है, और अपनी बुक ऑफ अकाउंट जो होगी वो बना के उसको दिखा देंगे। अब लॉयर्स को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक लॉयर को नोटिस आ गया कि आपका टैक्स बनता था जी 50,000, लेकिन आपने जमा करवाया है 20,000, तो हम इससे मुतफिक नहीं है। तो आप क्या करेंगे? एक लॉयर की बुक ऑफ अकाउंट तैयार करेंगे, एक रजिस्टर लेंगे, उसमें 1 जुलाई से लेके 30 जून तक की तमाम एंट्रियां करेंगे, पुरानी भी। ठीक है, और वो रजिस्टर लेके चले जाएंगे लॉयर के पास, अपना कमिश्नर के पास, कहें ये हमारा रजिस्टर है कि हमारे पास जो जो फीस आती है हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारी फीस इतनी आई थी और हमारा टैक्स इतना ही बना था, कैलकुलेशंस आप देख सकते हैं। तो वो आपकी अपील को एक्सेप्ट कर लेता है तो वेल एंड गुड, नहीं एक्सेप्ट करता तो आप जो है वो ऊपर चले जाएंगे कमिश्नर अपील्स के पास। कमिश्नर अपील के पास आप केस फाइल करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, वो अपील कैसे करते हैं इसका प्रोसीजर भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप अपील फाइल करेंगे वहाँ पे, और वो कमिश्नर अपील आपको भी बुलाएगा, टैक्स पेयर को बुलाएगा, इसके अलावा जो होगा नीचे से जो कमिश्नर होगा उसके नुमाइंदे को बुलाएगा। और जिस तरह सरकारी वकील होते हैं ना, इस तरह उनका कमिश्नर का नुमाइंदा होता है। कमिश्नर अपील सबको सुनेगा, अगर मुतफिक है तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करेगा कि आपको कहेगा कि आपका जो जुर्माना है वो मेंटेन है। फिर आप चले जाएंगे इसके ऊपर वाले फॉरम पे, जिसको कहते हैं हम ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के बीच में चीफ कमिश्नर बैठता है, एक जुडिशियल ऑफिसर बैठता है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठता है, 3 लोगों का बेंच होता है ये। वहाँ पे आप अपील करेंगे, आप भी पेश होंगे, आपका क्लाइंट भी पेश होगा और कमिश्नर भी पेश होगा। वहाँ जाके अपील करेंगे, उन्हें बताएंगे इतना हमारा टैक्स बनता था, ये हमारी बुक ऑफ अकाउंट थी। और जो भी जनरल क्लॉजेज एक्ट आप देख लें या फिर जो है वो लॉ ऑफ एविडेंस देख लें, उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन है कि एक ऐसी बुक जिसको आप रेगुलर मेंटेन कर रहे हैं वो कोर्ट में एडमिजिबल पीस ऑफ एविडेंस है। ठीक है, एक ऐसी बुक जिसको आप रेगुलर मेंटेन कर रहे हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है। तो वो बुक आप देंगे उनको, कहेंगे ये हमारी बुक है, इसके मुताबिक हमने इतनी 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 फीस ली थी, तो ये कमिश्नर साहब हमें कह रहे हैं कि आप हमें टैक्स ज़्यादा दें। क्यों दें भाई? पैसे अगर हमारे अकाउंट में आए थे तो ये किसी के थे, ये हमारे पास उसका भी रसीद मौजूद है, किसी के पैसे थे। तो वहाँ से अगर आपकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप चले जाएंगे हाई कोर्ट में। ठीक है, हाई कोर्ट में जो आप केस फाइल करेंगे, हाई कोर्ट की फाइल उसी तरह तैयार होगी जिस तरह आप केसेस की फाइल तैयार होती है। और हाई कोर्ट में फिर जस्टिस आपको सुनेंगे, और जस्टिस जो होते हैं वो आमतौर पे जुर्माना माफ़ कर देते हैं, और अगर कोई वकील हो तो उसका तो लाजमी करते हैं। ठीक है, बिहार ने अगर इतना फाइन कर दिया, पेनल्टी कर दी, वकील साहब हैं हमारे बार के मेंबर हैं, इनके साथ ये ज्यादती कर रही है, तो ये देखें जी ये इनका इतना बनता नहीं है टैक्स, तो वो जो होगा हाई कोर्ट वो आपको जुर्माने को माफ़ कर देगी।
ठीक है। और उसके बाद अगला फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो उसके पास भी अपील कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो नीचे कमिश्नर अपील के पास अपील करनी होती है, इसकी फीस है 2000 रुपये, 2500 रुपये बल्कि। और उसके बाद जो ट्रिब्यूनल की फ़ीस है वो 7500 रुपये है। और उसके बाद हाई कोर्ट जो है उसकी भी फ्री है, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अपील भी फ्री है। तो आप अपर फॉरम पे जाके ऐसी अपील्स करके अपना टैक्स जो है वो एग्जाम करवाते हैं, और ये इनकी जुडिशियल हायरार्की बनती है, ठीक है। इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। आयशा नदीम का क्वेश्चन। अच्छा उमर, चैट में कोई क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन वो भी आप पढ़ लें। प्लीज दोबारा बता दें कौन सी 2 चीज़ें पढ़ें। हाँ, पढ़ने के लिए यार मैंने आपको ये बताया कि एक आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाएं और एसआरओ का ऑप्शन आपके पास आता है, ठीक है। यानी कि सबऑर्डिनेट्स रेगुलेटरी ऑर्डर्स। ये सबऑर्डिनेट रेगुलेटरी ऑर्डर्स के बीच में छोटे छोटे ऑर्डर्स होते हैं जो एफबीआर टाइम टू टाइम जारी कर रहा होता है। तो ये आपने रेगुलर पढ़ने हैं सबऑर्डिनेट रेगुलेटरी ऑर्डर्स, ठीक है। जिस तरह अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक अपील चल रही है, एक आर्मी ऑफिसर्स है उनकी, आर्मी की ब्रिगेडियर हैं वो, और उनका जो टैक्स था वो एफबीआर ने बनाया 1,25,000 रुपये, ठीक है। तो मैंने 2016 का एक सबऑर्डिनेट रेगुलेटरी ऑर्डर निकाला एसआरओ, और उस एसआरओ में मैंने उनको बताया कि डॉक्टर्स की जो टैक्स है उसके ऊपर आपने उनको 20% से 15% पे किया था। तो उस एसआरओ की कॉपी साथ लगा के, और जो 1,25,000 था उसका 5% कम करके जो अमाउंट बनी, मैंने कहा इतना टैक्स हमारा पेबल बनता है। तो वो अपील अभी मेरी एडजुडिकेशन है कमिश्नर अपील के पास। तो रिपीट कर देता हूँ, एसआरओ की वेबसाइट पे जाके आपने सबऑर्डिनेट्स रेगुलेटरी ऑर्डर इनको रीड करना है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह पीएलडी और पीएलजे सीआरएलजे वगैरह पढ़ते हैं सिविल और क्रिमिनल प्रैक्टिस में, इस तरह आपने कॉर्पोरेट प्रैक्टिस के लिए पीटीसीएल को पढ़ना है। ये जो फेडरल लॉ हाउस हमारी तरफ होता है, अब अगर आप दूसरे प्रोविंसेस से हैं, सिंध से भी कुछ लोग हैं, आई थिंक सो राजस्थान से हैं, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आप लोगों की तरफ कौन सी शॉप है जो आपको ये डाइजेस्ट इशू करती है, लॉ डाइजेस्ट प्रेसिडेंट्स जो इशू करती है। ये मुझे नहीं पता आपकी तरफ कौन सी शॉप है क्या है, लेकिन जो भी है आपने देख लेना है कि आपको कौन सी शॉप से प्रेसिडेंट्स मिलते हैं। उनके पास जाके आपने कहना है कि मुझे मंथली पीटीसीएल टैक्स लॉ जर्नल जो है वो लिखवाना है। पीटीसीएल भी होता है और एक दो और भी होते हैं, लेकिन पीटीसीएल अच्छा है, मैं पीटीसीएल ही रीड करता हूँ क्योंकि उसके बीच में एसआरओज भी ऑटोमेटिकली प्रिंट हुए हुए आते हैं। उसमें केसेस के फैसले भी होते हैं और एसआरओज भी होते हैं, और सिर्फ टैक्स से रिलेटेड केसेस के फैसले होते हैं। तो ये महीने में एक रसाला होता है जिसके बीच में 50-55 केस होते हैं। तो इतना आप लाजमी पढ़ें, स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्टडी आप ये समझें कि अब मेरी तो ये आदत हो गई है कि मैं 2 से 3 घंटे ना पढ़ूँ तो मुझे नींद नहीं आती रात को, ठीक है। तो आप ऐसी डेवलप कर लें हैबिट अपनी की स्टडी लाजमी किया करें। तो ये पीटीसीएल का रसाला आप लगवा लें जो आपको बहुत हेल्प देगा कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में। अच्छा, ये हो गया स्टडी के हवाले से। एक आदमी अपना पर्सनल बिजनेस करता है लेकिन सिस्टर की यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करता है, जबकि बैंक की पेमेंट विड्रॉ करता है तो उसका टैक्स डिडक्शन आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो पूछना ये है कि फाइलर होने के बाद बैंक से कितने % टैक्स डिडक्ट होता है 1 लाख पे, और नॉन फाइलर का कितने % होता है? नॉन फाइलर का जी 6% होता है, 6% नहीं 0.06%, ठीक है। यानी कि 50,000 रुपये के ऊपर 300 रुपये और 1 लाख रुपये पे 600 रुपये कटते हैं नॉन फाइलर के, जबकि फाइलर का कुछ भी नहीं कटता, ठीक है। फाइलर का 1 रुपया भी नहीं कटता। फाइलर बेशक 5 लाख निकलवाए, 10 लाख निकलवाए, 15 लाख निकलवाए, उससे कोई बिल्कुल पैसे नहीं कटते। पहले पहले कटते होते थे, फाइलर के जो है वो 150 कटते थे और नॉन फाइलर के 300, लेकिन पिछले 2-3 साल से फाइलर की कटना बंद हो गई है, जबकि नॉन फाइलर जो है उसके 600 कटते हैं। और इसके अलावा सिस्टर की फ़ीस का कुछ आपने लिखा है, मुझे एग्जैक्टली समझ तो नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करवाते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, 3 लाख 4 लाख रुपए पर सेमेस्टर जा रही है, 2 लाख 1.5 लाख है, इतनी भी है। तो लेकिन तमाम यूनिवर्सिटीज़ और तमाम बड़े स्कूल जो चेन्स हैं, बीकन हाउस, सिटी, फ्रॉबल, रूट्स, इन स्कूल की फ़ीस जो जाती है इसके बीच में इनकम टैक्स भी कटता है। तो जहाँ इनकम टैक्स या एडजस्टेबल टैक्स की बात आएगी तो समझें कि ये वो टैक्स है जो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्ट करना है। इसका आप सेक्शन ढूंढने के कौन सा है, एजुकेशनल फीस का सेक्शन है 236L, ठीक है। ये आप जब जाएंगे ना एडजस्टेबल टैक्सेस में, तो वहाँ पे आप ढूंढेंगे 236L, उसमें आप ये लिखेंगे कि अमाउंट हमने इतनी पे की है और टैक्स हमारा इतना कटा है। अमाउंट अगर आपको नहीं भी पता, सिर्फ टैक्स पता तो टैक्स लिख दें। अभी मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक रिटर्न फाइल की थी डॉक्टर साहब की, तो उसमें आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब की जो फीस गई थी वो 9 साढ़े 9 लाख रुपए थी साल की, वो मेडिकल की फीस थी, और इसके अलावा
उनका जो टैक्स कटा था वो 46,000 रुपये उसके ऊपर कटा था। तो उसको मैंने 236L में मेंशन कर दिया था कि ये आपका एडजस्टेबल टैक्स है। तो नतीजा ये निकला कि डॉक्टर साहब का रिफंडेबल टैक्स जो था वो 50-52 हज़ार आ गया। रिफंडेबल से मुराद ये है कि वो FBI ने उनको वापस करना है। अब FBI टैक्स वापस तो नहीं करता, अगर उसे FBI से टैक्स वापस मांगने जाए तो आपका ऑडिट ओपन कर देता है, तो वो बड़ा एक मुश्किल काम होता है उनसे रिफंड लेना FBI से। ठीक है, FBI से रिफंड लेना बस यही है कि शेर के मुंह में से आपने जो है वो कोई चीज़ निकालनी है। तो आप उसके लिए ये करते हैं, रिफंड का आसान तरीका जो मैंने रखा हुआ है अपने क्लाइंट्स को मैं यही बताता हूँ कि आप या तो अगले साल जो आपने टैक्स बना है उसमें उसको एडजस्ट कर लें। जो 52 साल पिछले साल का था उसको इस साल में आपने अगर कम टैक्स पे किया, इस साल आपका टैक्स बनता है मिसाल के तौर पे 40,000, लेकिन आपने पे किया है 20,000, तो 20,000 की डेफिशिएंसी जो है उसका चालान बना के देने के बजाय पिछले साल का जो रिफंडेबल था उसको लिख दें कि अगेंस्ट दिस ईयर। वो जब आप जाएंगे कंप्यूटेशन में तो आपको ऑप्शन नजर आएगा। मैंने भी ऐसे किया है, एक रिटर्न में आप देख सकेंगे, एक सैलरीड पर्सन की मैंने रिटर्न फाइल की है अपने चैनल के ऊपर, उसको आप देखें, उसमें मैंने पिछले साल का टैक्स का जो रिटर्न था, वो जो टैक्स था वो आप मैंने इस साल में एडजस्ट किया है। एक ही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने इजाफी टैक्स दे दिया है और आपका क्लाइंट सैलरीड पर्सन है तो उस क्लाइंट से कहें कि यार अपने अदारे में जाओ, अपने क्लर्क से बोलो कि मेरी सैलरी में से टैक्स मत काटना, मैं टैक्स जो है वो ऑलरेडी इजाफी पे कर चुका हूँ। तो वो जो फिर आपके अब इतना ही कटवाइएगा जितना कि वो बनता है उसका। ठीक है, अगर आपका रिफंडेबल 20,000 आ रहा है तो उसका टैक्स जो सैलरी में से कटता है वो 40,000 कटता है, तो आप 20 ही माइनस करवाएंगे, ये ना पूरा 40 करवा दें, फिर जब आप चालान जमा करवाने जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो। तो ट्रू प्रैक्टिस करें, ज़रा गौर से देखें, चीज़ों को अच्छे तरीके से एग्जामिन करें। ठीक है, आप लोग आपस में भी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किया करें, कोई चीज़ एक दूसरे से पूछें, क्योंकि कुछ लोग हैं जो फास्ट होते हैं लर्निंग में। ठीक है, स्ट्रीम लाइनर्स होते हैं, वो जब एक बार वीडियो देखते हैं तो उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, तो वो दूसरे लोगों को भी गाइड करें। ठीक है, एक बात देखिए, मेरा बड़ा पक्का यकीन है, आप लोग भी ये यकीन पैदा करें, मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि हमने अपने क्लाइंट्स कैसे गैदर करने हैं। ठीक है, क्लाइंट्स का नंबर कैसे इंक्रीज करना है। मेरे पास अभी तकरीबन अगर 200 इंडिविजुअल्स और तकरीबन 50 के करीब कंपनीज और AOPs हैं, ये कैसे आई हैं ये मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। तो इससे पहले अपना एक जहन पक्का बना लें कि आदमी जो चीज़ बांटता है वो चीज़ उसमें ज़्यादा होती है। पैसे बांटेंगे पैसे ज़्यादा होंगे, नॉलेज बांटेंगे नॉलेज ज़्यादा होगा। ठीक है, जो चीज़ बांटेंगे वो ज़्यादा होगी। अब पता है क्या, मैं देखता हूँ कॉर्पोरेट प्रैक्टिशनर्स को ना, वो कोई चीज़ बताते ही नहीं है। इवन आपके सीनियर्स जो होते हैं आपको नहीं सिखाते, वो कहते हैं खुद सीखो, और वो आगे से ये जवाब दे देते हैं कि हमने मुश्किल से सीखा है तो आप क्यों आसानी से सीखो। तो यार ये गलत बात है, अगर आपने मुश्किल से सीखा है तो आप चाहते हैं कि आने वाली नस्लें भी आपकी तरह मुश्किल देखें, तो ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, मुझे किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है अपना माइंड खपाने की, वीडियोस बनाने की, ये इस तरह से बताने की सबको। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी अर्निंग है मेरी। इसके अलावा मेरे बिजनेसेस भी हैं, वो मैं आगे आपको गाइड करूंगा सारा आस्ता आस्ता। लेकिन मैं सिर्फ इसी इसी नीयत के साथ कर रहा हूँ कि अगर मैं आपको सिखाऊंगा तो मुझे और आएगा, ये मेरी नीयत है। ठीक है, तो आप लोग भी आपस में ना एक दूसरे को सिखाया करें, किसी को समझ आ जाए दूसरा पूछे, हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि अगर आपको नहीं भी आता उसका क्वेश्चन का रिप्लाई दूसरों से पूछ के उसको रिप्लाई करें। तो जिससे आप हेल्प करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 182 का नोटिस, 182 का नोटिस खतरनाक होता है जी। 182 का नोटिस जो होता है वो होता है 80-82 का। आई एम श्योर कि वो आपके जो अकाउंट है उनको फ्रीज करने का नोटिस है। ठीक है, ऐसा नोटिस जब आ जाए कि अकाउंट को फ्रीज करने का, तो क्योंकि वो ये हो जाए ना कि अगर आपने FBI इस बात पे मुतफिक हो गया है कि आपने टैक्स जमा करवाया है वो कम है, इतना बनता नहीं था, तो FBI आपको नोटिस देता है कि टैक्स जमा करवाएं। ठीक है, पेनल्टी के साथ, और साथ ही वो 182 का नोटिस भी जारी कर देते हैं, और 182 के नोटिस के बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो जाता है, और आपको जो पेबल टैक्स होता है बैंक उसमें से डिडक्ट कर लेता है, खुद ही काट लेता है FBI। मतलब 10,000 15,000 आपका टैक्स कम था तो FBI ने आपके अकाउंट में से निकाल लिया, 2 लाख 3 लाख भी कम था तो वो भी निकाल लिया। तो उस सूरत में आपको ये करना होता है कि जब जैसे ही आपको 182 का नोटिस है तो फौरी तौर पे आप स्टे लें। ठीक है, प्रोसीडिंग के ऊपर आप स्टे लेंगे और उसके बाद आप केस फाइल करेंगे। अच्छा, सिविल में तो आप ऐसा करते हैं ना कि आपने, बल्कि सिविल में भी ऐसा ही होता है कि आपने स्टे अलग लेना होता है और मेन सूट अलग फाइल करना होता है। बीच में वो ऐसे हुआ था कि इकट्ठा कर दिया था उन्होंने, लेकिन अभी फिर से वो जब अमेंडमेंट विड्रॉ हो गई है तो ऐसे ही हो गया कि स्टे के लिए आप अलग सूट फाइल करते हैं और पार्टीशन के लिए अलग सूट फाइल करते हैं। FBR में बिल्कुल ऐसा ही होता है, प्रोसीडिंग के ऊपर स्टे के लिए आप अलग से एप्लीकेशन फाइल करते हैं, और मेन केस जो होता है कि जो कैलकुलेशन की गलती है टैक्स के अंदर वो भी आप अलग सूट फाइल करते हैं। दोनों चीज़ें एक ही जगह पे फाइल होती हैं, पहले स्टे की एप्लीकेशन और उसके बाद जो है वो नोटिस के रिप्लाई कैसे फाइल होती है ये हम बाद में लेटर ऑन जो है इसको सीख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन है जी?
जी रिजवान अनम्यूट कर लें खुद को। हेलो, जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलें। हाँ, अगर मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा, आपने टैक्स बार एसोसिएशन की बात की, तो क्या वहाँ पे एज ए स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है बंदा? नहीं डियर, अगर आपको एज सिर्फ स्टूडेंट अप्लाई करना है तो मतलब उसका प्रोसीजर एक और है। उसका ये क्या? प्रोसीजर है कि आपका बीकॉम या एमकॉम होना चाहिए और एफबीआर ठीक के है। ऑफिस जाके आप टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए अप्लाई करें। एफबीआर की वेबसाइट पे आप जाएंगे और आप देखेंगे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर। तो टैक्स प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट्स पहले आप देखेंगे, फिर आप टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए अप्लाई करेंगे। तो उसकी तकरीबन 10,000 या 15,000 पर एनम फीस है। तो वो आपको टैक्स प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट जारी करते हैं। मैं लॉयर बनने से पहले टैक्स प्रैक्टिशनर ही था। मैंने बी कॉम एम कॉम किया हुआ है। एम कॉम मेरा कायद आज़म यूनिवर्सिटी से और बी कॉम मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी से है। तो बी कॉम के बाद मैंने टैक्स प्रैक्टिशनर पहले मैं बना था और टैक्स प्रैक्टिशनर बन के मैंने कुछ फर्म्स में सर्व किया, एज अ जॉब काम किया कुछ फर्म्स में। और उसके बाद फिर जो है मैंने एज अ लॉयर जो है टैक्स बार का मेंबर बन गया। तो टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए पहले आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और टैक्स प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट लेने के बाद फिर आप टैक्स बार के मेंबर बनते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको टैक्स प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट अच्छा हो सर, या पंजाब बार का लाइसेंस हो। ठीक है। अगर एक बंदा एज अटॉर्नी भी जा सकता है किसी के भी आप? नहीं, ये ऑप्शन लिटिगेशन में नहीं है। नहीं जा? नहीं, लिटिगेशन में नहीं है, ठीक है, अटॉर्नी ठीक नहीं जा सकता जब तक उसका टैक्स प्रैक्टिस सर्टिफिकेट नहीं होगा या फिर उसके पास जो है वो वकील नहीं होगा। वकील भी वैसे लॉ में अगर देखें तो ऐसे है कि अपील के लिए वही वकील पेश हो सकता है जो हाई कोर्ट का वकील हो। ठीक है, लेकिन कोई पूछता नहीं है कि आप हाई कोर्ट के हैं या नहीं है। ये जो अपील्स के लिए जाते हैं, किसी वकील के पास हम जाएं या ट्रिब्यूनल में जाएं, तो वो यही होता है कि आपको वो तब एक्सेप्ट करती हैं जब हाई कोर्ट के लॉयर हो। लेकिन हाई कोर्ट के नहीं भी हैं तो आप एक्सेप्टेबल होते हैं, बस लॉयर होने चाहिए आपको या टैक्स पिटिशनर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी एनीवन एल्स? सर, यही पूछना। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर हम ऐसा करते हैं कि अभी मैं चीज़ों को वाइंड अप कर देता हूँ। ठीक है, वाइंड अप हम इस तरह करते हैं कि मैंने जो कुछ बताया है उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि उमर, आपकी आवाज बहुत कम हो गई है। ओके सॉरी। आई डोंट नो बाकियों को भी इसी तरह आवाज कम आ रही है या नहीं। हाँ, किसी को आवाज़ रिजवान बताएं। अब ठीक है थोड़ी, लेकिन हाँ सर, आवाज आपकी वाकई कम आ रही, ये पता नहीं क्यों। आप देखें, ठीक है श्याम भाई, अभी ठीक है आवाज़ मेरी? जी बेहतर है सर। जी हाँ थोड़ी बेहतर है, लेकिन चलिए है फिर तो मैं कम। चीज़ों को वाइंड अप कर देता हूँ। ठीक है, बाइंडिंग अप की तरफ हम जाते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको आज क्या बताया है, मतलब कि जो सेशन था उसमें हमें क्या फ़ायदा हुआ है। ठीक है, सेशन में हम क्यों आए हैं, क्या बेनिफिट हुआ है। ठीक है, ये आपने आखिर में अपना जो ओपिनियन है वो ग्रुप पे भी दे देना है और फेसबुक पे भी आपने लिख देना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं चीज़ों को वाइंड अप कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने जो जो आपको बताया है कि मेरे पास जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर हमने 8 या 9 वीडियोज़ अपलोड की हैं। उसमें से पहली वीडियो जो थी वो ये थी, पहला लेक्चर जो था वो ये था कि एक नया क्लाइंट जब आपके पास आता है, वो कहता है मैंने इनकम टैक्स फाइलर होना है, तो उसके लिए आपने उससे कौन कौन सी मालूमात इकट्ठी करनी होती हैं। ये सबसे अहम सवाल था। सबसे अहम सवाल यही है, क्योंकि आप देखें आप काम तो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन क्लाइंट को डील कैसे करेंगे, उससे क्या पूछेंगे, उसको क्या बताएंगे, ये सबसे अहम सवाल होता है। क्योंकि क्लाइंट अगर सेटिस्फाई ना हो तो आपको केस नहीं देगा, जारी बात है। तो पहले क्वेश्चन में हमने ये किया था कि हमने जो है वो कौन कौन से सवालात पूछने हैं क्लाइंट से, कौन सी मालूमात इकट्ठी करनी है। इसकी जो वीडियो थी वो मैंने अपलोड कर दी थी ग्रुप पे, उसका लिंक जो है वो भी मौजूद है, मैं दोबारा से भी शेयर कर दूंगा जूम मीटिंग के बाद, उसको आप देख लेंगे। और दूसरी चीज़ जो थी वो मैंने ये बताई थी आपको कि एक क्लाइंट का आप एनटीएन कैसे बनाते हैं। मालूमात तो आपने ले ली। अभी मैं देख रहा था कि कोई भाई साहब थे, उन्होंने ये रिप्लाई किया हुआ था, नीचे कमेंट किया था कि इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बताएं कि ये सारी मालूमात हमने क्लाइंट से ले ली है, तो अब उसको फाइलर करने के लिए मालूमात जमा कहाँ करानी है। तो सवाल तो बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत बचगाना था। तो जमा करवाने के लिए आपने एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर जाना है। वहाँ पे आपको नजर आएगा आइरिस लॉगिन का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है, क्योंकि आप लोग आइरिस से मुंसलिका लोग हैं। इनकम वाले लोग जो हैं वो आइरिस वाले होते हैं। आइरिस लॉगिन पे क्लिक करना है
और वहाँ से यार रजिस्टर्ड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन पे क्लिक करना है, जिसका पहले से कुछ भी नहीं बना हुआ, ना उसका एनटीएन बना हुआ है, ना वो उसने कभी रिटर्न फाइल किया, ना कुछ। तो रजिस्टर्ड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन पे आपने क्लिक करना है, और वहाँ जाके आपने जो जो मालूमात क्लाइंट से इकट्ठी की थी वो सारी जो है वो वहाँ पे एंटर करनी है, जिसमें क्लाइंट का नाम था, उसकी फैमिली डिटेल्स थी, CNIC नंबर था, फ़ोन नंबर था, ईमेल था। वो जब आप एंटर कर लेंगे सारा कुछ, तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। उन ऑप्शंस में ये लिखा हुआ होगा कि जो जो पिन आपको रिसीव हुआ है फ़ोन के ऊपर और ईमेल के ऊपर, वो पिन आप एंटर करें। तो वो दोनों पिन जब आपने एंटर कर दिए उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, मतलब उसी वेबसाइट पे आइरिस में सामने, तो फिर आपको एक मैसेज और आएगा मोबाइल फ़ोन के ऊपर। उस मैसेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और पिन, ये 3 चीज़ें मिल जाएंगी। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपने आइरिस लॉगिन के ऑप्शन में एंटर करना है, और उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे आपने एंटर करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जब आपने लॉगिन पे क्लिक कर दिया, तो आपके पास जो शीट आ जाएगी उसके बीच में जो है वो ये ऑप्शन आपको नज़र आएंगे कि आप रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। तो वहाँ से आपने जाना है डिक्लेरेशन की ऑप्शन पे, और वीडियो नंबर 3 जो थी उसके अंदर मैंने रिटर्न फाइल करने का तरीका सिखाया था। तो ये मैं वर्बली जो है वो रिटर्न फाइल करने का तरीका ही बता रहा हूँ कि आपने डिक्लेरेशन के ऑप्शन में जाना है, वहाँ से आपने क्लिक करना है नॉर्मल रिटर्न पे। उस पर क्लिक करने के बाद आप आगे ईयर सेलेक्ट करेंगे, और मेरी बताई हुई वीडियो नंबर 3 के मुताबिक आप रिटर्न फाइल कर लेंगे। ऐसे आदमी की जो सैलरीड पर्सन है, अब एक ऐसा आदमी आपके पास आ जाता है जिसने एक साल में 2 सैलरीज ली हैं, या 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट से सैलरीज ली हैं, तो उसकी रिटर्न आप कैसे फाइल करेंगे, ये मैंने अपने लेक्चर नंबर 4 में बताया था आपको। ठीक है, लेक्चर 1 डाटा कौन सा इकट्ठा करना है, लेक्चर 2 एनटीएन कैसे बनाना है, लेक्चर 3 सैलरीड पर्सन की, सिंपल सैलरीड पर्सन की रिटर्न कैसे फाइल करनी है, लेक्चर 4 एक ऐसा आदमी जो 2 जगहों से सैलरी ले रहा था उसकी रिटर्न कैसे फाइल करनी है। अब लेक्चर 5 पे आ जाएं। लेक्चर 5 में मैंने आपको ये सिखाया था कि आप एक एओपी फॉर्म, बल्कि लेक्चर 5 से भी पहले आप लेक्चर 8 को सुन लें, क्योंकि ये मुंसलिक है, इसी से ये एफिलिएटेड है। तो लेक्चर नंबर 8 जो था उसके भी जो मैंने ये बताया था आपको कि जो है वो आपने ये कैसे करना है अपना, एक ऐसा आदमी जो सैलरी भी ले रहा है, प्रॉपर्टी से भी इनकम आ रही है, बिजनेस से भी इनकम आ रही है, और उसने कैपिटल गेन भी किया है, उसकी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था, मेरा जो क्लाइंट था वो था डॉक्टर, जिसकी मैं रिटर्न आपकी फाइल वो रजिस्टर करके अपलोड की है, उसको रिकॉर्ड करके। तो अब डॉक्टर साहब के लिए आपने, सिर्फ डॉक्टर आपके पास आ जाए जिसकी प्रॉपर्टी की इनकम ना हो, बिजनेस की इनकम ना हो, सिर्फ वो डॉक्टर हो, तो उसकी आपने कैसे रिटर्न फाइल करनी होगी। तो ये आप जरा उस वीडियो को देख लेंगे, उसमें से 2 ऑप्शन निकाल दीजिएगा, क्योंकि आपका क्लाइंट जो है वो प्रॉपर्टी से इनकम नहीं ले रहा, तो मैंने प्रॉपर्टी की इनकम भी शो किया तो आप नहीं शो करेंगे। आपका क्लाइंट कैपिटल गेन उसने नहीं किया तो आप शो कर देंगे। तो इस तरीके से आपने जो है वो ऐसे क्लाइंट की रिटर्न कैसे फाइल करनी है जो सिर्फ डॉक्टर है या सिर्फ टेक्निकल सर्विसेज दे रहा है। डॉक्टर और लॉयर्स की इनकम एक तरह फाइल होती है रिटर्न, डॉक्टर्स की और लॉयर्स की रिटर्न बिल्कुल सेम मेथड से फाइल होती है। आपने वो वीडियो नंबर 8 देख लेनी है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया है कि जो ये अपना प्रॉपर्टी से इनकम ले रहा है, एक ऐसा आदमी आपके पास आ गया जिसको सिर्फ प्रॉपर्टीज का रेंट आता है, उसकी रिटर्न आपने कैसे फाइल करनी है, ये भी मैंने वीडियो बता लिया, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद एक ऐसा आदमी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है उसकी रिटर्न कैसे फाइल करनी है, वो भी उसी वीडियो के बीच में शामिल है। और एक बात और कि पेंशन, क्योंकि वो डॉक्टर साहब जो है वो पेंशन भी ले रहे थे, तो आपका कोई ऐसा क्लाइंट है जो सिर्फ पेंशन लेता है, तो वो भी वीडियो नंबर 8 में शामिल है। वीडियो नंबर 1 कंप्लीट प्रोसेस है। वीडियो नंबर 8 को अगर आपके पास क्लाइंट है या नहीं है, आप 4 5 6 मरतबा लाजमी देखें। ठीक है, अपना माइंड बना लें, कॉर्पोरेट प्रैक्टिस करनी है, काम आना चाहिए। बार बार वीडियोस देखें, बार बार देखें, बार बार देखें, तब आपकी प्रैक्टिस होगी। अभी बहुत अच्छा लगा मुझे, एक कोई भाई थे वो मुझे वीडियो में ही बता रहे थे, मतलब मैसेज उन्हें किया पीएम में, वो पर्सनल मैसेज करके कहते हैं कि मैंने आपकी रिटर्न को फाइल करने के मेथड को 20 मरतबा देखा है, और उसके बाद मैंने एक रिटर्न खुद फाइल की है। तो ये 20 मरतबा भी बहुत ज़्यादा होता है, मेरे ख्याल से आप 5 6 7 मरतबा देखेंगे तो आपको आ जाना चाहिए मेथड, क्योंकि आप लॉयर्स हैं, आप तो क्रीम ऑफ नेशन है, आपको तो वैसे ही आपके माइंड बहुत शार्प और आप ब्रॉड माइंडेड होते हैं। ठीक है, तो एज अ लॉयर हमें मतलब शार्प होना चाहिए ना। तो आप 4 5 6 मरतबा रिटर्न फाइल करने के मेथड्स देखें कैसे होगा, उसके बाद आप फाइल करें, और क्वेश्चन पूछें, बार बार पूछें। वीडियो नंबर 8 में मैंने बताया है कि एक डॉक्टर की, एक सैलरीड पर्सन की, नहीं सॉरी, एक बिजनेसमैन की, एक पेंशनर की, और एक प्रॉपर्टी से जिसकी इनकम आ रही हो उसकी, और जिसकी कैपिटल गेन से इनकम आ रही हो उसकी रिटर्न कैसे फाइल होती है, ये वीडियो नंबर 8 में मैंने आपको बता दी है। उसके बाद आ जाए वीडियो नंबर 7 के ऊपर, 5 पे, सॉरी 5 पे मैंने आपको ये बताया था कि किसी आदमी का अगर आपके पास पासवर्ड जो है वो गुम गया है, मतलब कि नहीं है आपके पास, वो पहले से एफपीआर से रजिस्टर्ड है लेकिन उसका पासवर्ड नहीं है, और ईमेल भी उसको यूज़ करना नहीं आती, या ईमेल आती है, तो आपने उसका पासवर्ड रिकवर कैसे करना है।
पासवर्ड रिकवर करने के मैंने 2 मेथड आपको बताए थे। एक मेथड ये था कि फ़ोन नंबर और ईमेल के ज़रिए पासवर्ड आपने कैसे रिकवर करना है, और दूसरा मेथड मैंने आपको ये बताया था कि आपने जो है वो उसके ज़रिए सिर्फ फ़ोन नंबर के ज़रिए कैसे पासवर्ड रिकवर करना है। क्योंकि सबको ये तो, काफ़ी से लोगों को ये तो पता है कि फ़ोन नंबर ईमेल दोनों हो तो पासवर्ड रिकवर हो जाता है, लेकिन ये नहीं पता कि अगर सिर्फ फ़ोन नंबर हो तो फिर पासवर्ड कैसे रिकवर होता है। तो ये आपको मैंने उस वीडियो में मेथड बता दी है। लेकिन याद रखें कि ना आपके पास फ़ोन नंबर है और ना आपके पास ईमेल है, तो फिर पासवर्ड रिकवर करने का ये तरीका है कि आप अपने क्लाइंट से एक अथॉरिटी लेटर लेंगे और एफबीआर के ऑफिस जाएंगे। वहाँ जाके आप लोकल रीजनल ऑफिसर से मिलके तो फिर आप पासवर्ड को रिकवर करवाएंगे। उसके बाद आ जाए लेक्चर नंबर 5 एंड 6 पे। तो लेक्चर नंबर 5 एंड 6 में मैंने जो कुछ गाइड किया है वो कुछ ऐसे है कि फर्स्ट थिंग कि आपने पार्टनरशिप डीड कैसे तैयार करनी है, ठीक है, क्योंकि आपने बिजनेस भी रजिस्टर्ड करना होता है। और अभी तो 2021 की बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आई है एफबीआर की, सॉरी सुप्रीम कोर्ट की। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसा कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस जो रजिस्टर्ड ना हो वो लिटिगेशन में ही नहीं आ सकता। मैं और मिस्टर ख्याम जो हैं, हम दोनों पार्टनर्स हैं अगर, ठीक है, हम बहुत से बिजनेस इकट्ठे कर रहे हैं, हम भी पार्टनर, और हमने अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड भी नहीं किया हुआ, ठीक है। तो कल ख्याम साहब मेरे से फ्रॉड कर देते हैं। ख्याम साहब तो खैर नहीं करेंगे, शरीफ आदमी है, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं लॉयर हूँ। तो मैंने ख्याम साहब के साथ कल कोई फ्रॉड कर दिया, 10 लाख 15 लाख रुपए का कोई या 20 लाख रुपए का मैंने इनके साथ फ्रॉड किया, तो ये केस भी नहीं कर सकते मेरे ऊपर, इस वजह से कि हम लोगों की जो पार्टनरशिप डीड है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, हमारी फर्म जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। 2021 की एफबीआर की ये जजमेंट है, ठीक है। तो अब ये है कि आपके पास बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो अपने बिजनेस को एकदम रजिस्टर्ड करवाएंगे, ठीक है। तो बिजनेस रजिस्टर्ड करने के लिए एओपी की बात कर रहा हूँ, पार्टनरशिप बिजनेस की। एओपी स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है पार्टनरशिप बिजनेस को कहते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस रजिस्टर्ड करने के लिए सबसे पहले आपको पार्टनरशिप की डीड तैयार करनी है। डीड क्या चीज़ होती है? डीड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं, ठीक है। पार्टनर्स जिन शिकों पे आपस में मुत्तफिक हुए हैं उसको डीड कहते हैं। तो वीडियो नंबर 5 के बीच में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि डीड को रजिस्टर कैसे करते हैं, डीड को बनाते कैसे हैं, डीड को बनाते हुए कौन कौन से पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना होता है। वीडियो में मैंने बताया था, वैसे आपको रिपीट कर देता हूँ कि मैंने जब पहली बार पार्टनरशिप डीड बनाई थी और वो मैं रजिस्टर करवाने के लिए इस्लामाबाद गया था, तो मेरी डीड रिजेक्ट हो गई थी कुछ ग्राउंड्स पे कि मैंने कुछ गलतियां की हुई थी। मैंने वो गलतियां ठीक की, मैं फिर गया और फिर डीड रिजेक्ट हो गई इस ग्राउंड पे कि मैंने डीड के अंदर जो है वो की हुई थी, कटिंग की हुई थी। तीसरी बार मैंने फिर डीड बनाई और फिर गया और वो फिर रिजेक्ट हो गई। फिर वो इससे रिजेक्ट हुई कि उसके ऊपर जो स्टैंपिंग थी वो कुछ जगहों पे जो है वो बैक डेट की स्टैंपिंग थी और कुछ जगहों पे जो है वो न्यू डेट की स्टैंपिंग थी। वो जो नोटराइज करवाते हैं ना, उसमें कुछ पेपर्स मैंने चेंज कर लिए, कुछ नहीं चेंज किए। तीसरी बार जब रिजेक्ट हुई तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने सारे पेपर फाड़ के डस्टबिन में फेंके, नया स्टाम्प इशू करवाया, नई डीड तैयार की और दोबारा से उसको प्रिंट किया, प्रॉपर तरीके से तैयार किया पूरी तवज्जो के साथ, और पूरी ज़िंदगी के लिए एक लेसन मैंने गेन कर लिया कि आइंदा की बार डीड ऐसे तैयार करनी है। तो जो डीड में मुझसे गलतियां हुई हैं, जो मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़ी है, वो आपको ना करना पड़े। वीडियो को आप देख लें कि डीड कैसे रजिस्टर करते हैं, डीड में अपने कौन कौन से पॉइंट्स का ख्याल रखना होता है। तो उन चीज़ों की मदद से आप डीड रजिस्टर करेंगे। और अगला स्टेप है कि पार्टनरशिप बिजनेस कैसे रजिस्टर करेंगे। डीड तो आपने तैयार कर ली, डीड तैयार करने के बाद अब आपने जो है वो फॉर्म 1 लेना है। फॉर्म 1 आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से मिलेगा। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो है वो हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठता है, उसका एक ऑफिस होता है, वो आप देखेंगे कहाँ पे है। वहाँ से अपने फॉर्म 1 लेके उसको फिल करना है। फॉर्म 1 फिल करते हुए आपने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है फॉर्म 1 फिल करना, सिंपल सा होता है। उसमें पार्टनर्स के नाम, विटनेसेस के नाम, उनके एड्रेसेस और उनका जो है वो CNIC नंबर, ये आपने उसके साथ उस पर लिखना होता है। तो वो आपने फॉर्म 1 फिलअप किया। उसके बाद आपने 1000 रुपये बैंक अकाउंट में फीस जमा करवाई। फीस के लिए आपने देखा होगा कचहरी में जो है वो नेशनल बैंक का एक चालान मिलता है, कचहरी में हर खोखे पे पड़ा होता है, आप लेते हैं अक्सर चालान जब आपने फीस जमा करवानी हो कोई, या जो आप मुचलके करवाते हैं जमानत के बाद। तो कैश पे जब मुचलके करवाएं तो फिर कैश के लिए भी आप एक चालान लेके उसके ऊपर अकाउंट नंबर लिख के तो बैंक अकाउंट में वो कैश मुचलके जमा करवाते हैं जमानत के लिए जो यूज होते हैं। तो वो चालान आपने ले लेना है। उस चालान के ऊपर आपने, मैंने अकाउंट नंबर बता दिया कि C समथिंग था, वो अकाउंट नंबर वीडियो में मौजूद है। उस अकाउंट नंबर के अंदर 1000 रुपये फीस जमा करवाएंगे। फॉर्म 1 साथ लगाएंगे, तमाम पार्टनर्स के ID कार्ड लगाएंगे, तमाम विटनेसेस के ID कार्ड लगाएंगे। उसके बाद आपने तमाम पार्टनर्स को लेकर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के ऑफिस जाना होगा। पार्टनर्स की वहाँ प्रेजेंस जरूरी है। इस्लामाबाद के अंदर तो 100% जरूरी है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर थोड़ा बहुत जुगाड़ चल जाता है, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप जो है पार्टनर अपने उसको क्लाइंट्स को लेके जाएं। क्योंकि क्लाइंट्स को आप लेके जाएंगे, आपकी कोई शर्मिंदगी नहीं होगी इसमें, क्योंकि आपका काम था डीड तैयार करना, फाइल तैयार करना, जो आपने कर दी है। अपना काम करके अब आप क्लाइंट्स को लेके आ रहे हैं। फिर आपके क्लाइंट की एक पिक्चर बनेगी वहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर पिक्चर नहीं बनती, वैसे हो जाता है पंजाब में। तो इस्लामाबाद में पिक्चर बनेगी और उसके बाद जो होगा वो 1 हफ्ते के बाद आपको डीड का वो सर्टिफिकेट दे देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको, बल्कि उसी वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि डीड का सर्टिफिकेट लेने के बाद आपने उस पार्टनरशिप फर्म का
रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेंगे और पार्टनरशिप फर्म का आप जो है वो NTN बनाएंगे। वो NTN बनाने के लिए वो आप खुद नहीं बना सकते, ठीक है, उसके लिए आपको FBR जाना होता है। हमारे पास वो एक्सेस ही नहीं है कि हम AOP का NTN बना सकें। FBR आप जाएंगे, FBR में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, एक पार्टनर को साथ रखना है और तमाम पार्टनर्स की तरफ से अथोराइजेशन लेटर उस पार्टनर को दे देना है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखें कि हर बिजनेस जो है ना, पार्टनरशिप बिजनेस, उसको अपनी स्टैम्प बनाना बहुत जरूरी होता है। वो अपनी स्टैम्प बनाएगा, बिजनेस ABC पार्टनरशिप फर्म है या ABC एसोसिएशन है तो अपने नाम की स्टैम्प बनाएगी। और अथोराइजेशन लेटर जो होगा वो आप लेके उस नीचे स्टैम्प करके डेट डाल के एक पार्टनर को लेके आप FBR के ऑफिस चले जाएंगे, वहां जाके उसको डीड दिखाएंगे और उसके बाद डीड बल्कि दिखाने क्या है, बस को कहेंगे ईमेल दें, मैं डीड का इसका AOP का मैंने NTN बनाना है। वो एक ईमेल आपको देंगे, आपने डीड की, उसके बाद पार्टनरशिप का जो सर्टिफिकेट था उसकी, तमाम पार्टनर के ID कार्ड की तस्वीरें लेके, हाँ बिजली का बिल भी आपने रखना है, बिजली का या कोई भी गैस का कोई भी जो ऑफिस का बिल हो, ठीक है, वो अपने पास रखना है। उसकी तस्वीर जो होगी वो आप ईमेल करेंगे और वो आपको उसी वक्त जो है वो AOP का NTN बना के दे देंगे। थोड़ी बहुत रिश्वत भी आपसे लेंगे, 1000-2000 रुपये दे दें, काम ऐसे ही चलते हैं पाकिस्तान है, क्या बंदा कर सकता है। तो वो आपने NTN बना के उसका, आपने खुद नहीं देने पैसे कभी भी, आपको जो क्लाइंट पार्टनर साथ लेके हैं उसे कहें यार इसको पैसे पे करो, और बड़े आराम से आप पहले आरोह को बताएंगे यार कितने पैसे हैं इसके, क्या तुम्हारा कोई प्यार मोहब्बत करें, वो खुद आपको बता देगा, दे दें थोड़े बहुत, बस 1000 रुपये उसको दे दें, वो आपको AOP का NTN बना के दे देगा। और वो NTN जो होगा वो आपने आगे फिर उसको लेके आ जाना है, लॉगिन और पासवर्ड दोनों आपको मिल जाएगा। और उस लॉगिन पासवर्ड के मुताबिक आप जो है वो फिर हर साल जब सितंबर का महीना आएगा तो लॉगिन पासवर्ड की मदद से आप AOP की रिटर्न भी फाइल करेंगे और उसके बाद जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल रिटर्न भी फाइल करेंगे। ये मैंने आपको चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में बताई थी। तो डेट्स इट, इतना सही था आज का सेशन। तो अभी फिर भी लास्ट में कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो वो कर सकता है, मेरी तरफ से अब तकरीबन सब चीज़ें क्लोज हो गई हैं। जी उमर भाई। जी सॉरी। जी मेरा एक सवाल है जी जी। ये जो आपने डीड की रजिस्ट्रेशन के हवाले से आपने बात की, पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन के हवाले से FBR में, तो क्या इसमें SCCP का कोई रोल नहीं है? ये सिर्फ FBR में रजिस्टर करना जरूरी है? जी, जो आपको पता होगा एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, राइट, जी जी और जी एक जी जो है वो कंपनीज एक्ट 2017 है। तो जो कंपनी होती है वो SCCP से कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक रजिस्टर होती है, जबकि पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक रजिस्टर होता है, और कंपनी जो है वो SCCP का जो एक्ट है, कंपनी एक्ट 2017, उसके मुताबिक SCCP से रजिस्टर होती है। तो ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें SCCP का फर्म में कोई रोल नहीं है और कंपनी में जो फर्म है उसका कोई रोल नहीं है। ठीक, ओके, शुक्रिया। जी थैंक यू। सर्वर आप पूछें, रिजवान सर्वर, हैंड रेज है आपका। हाँ सर, मेरा ये पूछना है कि भाई जब हम AOP बनवा लेंगे FBR के दफ्तर जाके, तो जब हम तो वो हमें जब वो लॉगिन पासवर्ड ID पासवर्ड देगा तो क्या अलग अलग देगा? AOP का अलग और आमतौर पे ऐसा होता है कि जो पार्टनर का लॉगिन होता है ना, पार्टनर का जो NTN तो आपको अलग देगा, वो AOP का NTN आपको अलग अच्छा मिलेगा, लेकिन पासवर्ड जो होगा वो किसी एक पार्टनर का रख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अच्छा, और ख्याम सा पार्टनर है, तो जो मेरा ठीक है, पार्टनर, मेरा जो अपना जाती पासवर्ड है ना लॉगिन जो है, वही पासवर्ड वो ठीक AOP का भी रख देगा। ठीक है। अच्छा, तो ID वैसे तो आमतौर पे हमारा NIC नंबर ही होता है, ठीक है, जी जी लेकिन जो AOP की रखेगा वो क्या बिजनेस नेम से रखेगा या फिर क्या? हाँ, हमारा NTN जो हमारा ID कार्ड नंबर है ना, तो जो जी, बिजनेस होते हैं उनका NTN जारी होता है, AOP का एक NTN ठीक होता है। अभी मेरे सामने ठीक है। AOP का परफॉर्मा खुला हुआ है, इसका NTN है 4781-9। तो इस तरह से एक NTN अच्छा, नंबर लेकिन होता है। वो नंबर अलग मिल जाएगा इसका? हाँ वो अलग मिलेगा आपको, वो आपने लाजमी लेके वो आना है उसको। डायरेक्ट NTN नंबर ही मिलेगा बजाय NTN नंबर NIC? और पासवर्ड, दो चीजें वो आपको देगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, ये कौन है जी? वेलकम डियर। रिजवान हैंड डाउन कर दें अब आप, अगर क्वेश्चन नहीं है तो क्या कर रहे हैं? हैंड डाउन कर देंगे, क्वेश्चन नहीं है तो। अच्छा, हैंड ओके, डाउन। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा ठीक है जी, अभी नमाज का भी वैसे भी टाइम हो गया है, हमारा जो पीरियड था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो अब ये है, इसमें एक थोड़ी सी मेरी लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट ऐसी है कि आप ये जो हमारा जो भी फोरम है इसको अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, ठीक है, बखील ना बने, सबको बताएं ताकि सब लोग सीखें,
ठीक है, मेरा टारगेट ये है कि हर लॉयर जो है वो एक्सपर्ट हो कारपोरेट का, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाला दौर जो है बिजनेस का दौर है, ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा काम ही जो है वो कारपोरेट सेक्टर का मिलेगा। तो अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं, लोगों को बताएं, सिखाएं, मदद करें, सबकी हेल्प करें, आपस में एक दूसरे की गाइडलाइन का जरिया बने, सिखाएं एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा। तो बस ये सोच के हमारे इस फॉरम का भी बताएं और ख़ुद से भी लोगों को अटैच करें। हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप हैं इसमें, या फिर जो व्हाट्सएप पे तो ज़्यादा नहीं लेकिन फेसबुक के ग्रुप पे और लोगों को ऐड करें, ताकि ये जो कम्युनिटी है ये इंक्रीज हो, और फ्यूचर में हम लोग जो है, हमारा जो एक फैमिली सेटअप है, हम एक फैमिली बन गए हैं सब लोग, तो हम लोग जो है फ्यूचर में सब लोगों को पता चले कि यार ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा अदारा है जो वॉलंटरीली काम कर रहे हैं, और हमारा ये मैसेज हमारे सीनियर्स तक भी जाए कि एक आदमी कम सीख के सिखा सकता है। तो आप लोग तो बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंसेस हैं, अपने जूनियर्स को सिखाएं ताकि आप लोग भी जो है वो एक्सेल कर सकें। तो सिखाने वाला आदमी ही आगे निकलता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, एतजाज़ का क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। तो ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़। तो ख़याम भाई लीव कर दें प्लीज़ मीटिंग।